हेलो बच्चों बच्चों वेलकम बैक। और ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो नंबर 4, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों आज वेक्टर्स, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल दैट वी यूज इन क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स। बच्चा क्लियरिटी बता रहा हूं, बिना वेक्टर के हम फिजिक्स को के फंडामेंटल्स कुछ ऐसे हैं जो मैक्सिमम फिजिक्स में आते ही हैं, उनको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो वेक्टर बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है जो हमें यूज होता है फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए, राइट? फिजिक्स के फंडामेंटल्स को कैलकुलेट करने के लिए। समझ आया? जैसे कि हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, जहां जहां हम फंस जाते थे तो वहां वहां हम इंटीग्रेशन करते हैं, जो यहाँ वेरिएबल क्वांटिटीज होती थी। हमने बच्चा डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है। डिफरेंशिएशन क्या था? जब हम इंस्टेंटेनियस चेंज चाहिए होता है किसी चीज का, जो कि हम नॉर्मल प्रोसेस से नहीं निकालते हैं, तो वहां हम एक मैथमेटिकल टूल का यूज करते हैं बच्चा। वो क्या था? डिफरेंशिएशन, है ना? उसके बाद हमने टिग्नोमेट्री पढ़ी, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। हमारा लास्ट वीडियो टिग्नोमेट्री ही था, जो आपने जनरली मैक्सिमम आइडेंटिटीज, फॉर्मूलेस, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे। कहां पे? क्लास 10th में। तो वो आपको थोड़ा सा नया मतलब नया नहीं लगा होगा, पुरानी था आपके लिए। बट ये वेक्टर ये कंप्लीटली एक नया टॉपिक होने वाला है आपको, राइट? जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन था। तो बच्चा इस वीडियो में जो हमारा फ्लो रहेगा, उसमें हम पहले तो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कि इस वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, राइट? जैसे कि हमने सारी वीडियोस में हमारा सबसे पहले क्या देखा है? इंपॉर्टेंस, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। फिर इसमें लिखा हुआ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चा बेसिकली इंट्रोडक्शन के बाद आप कई वीडियोस देखोगे, आपने स्कूल कोचिंग्स में पढ़ोगे, तो आपको डायरेक्टली टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ाने लगते हैं वो। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा एडिशन सिखाने के बाद। पहले तो आपको फुल टू उसमें मैं आपको फील कराऊंगा कि वेक्टर का यूज क्यों हुआ। आप वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि ये 11th और 12th का पूरा बेसिक है बेटा फिजिक्स के लिए, है ना? आप इसको क्लास 12th में पढ़ोगे वेक्टर्स को मैथमेटिक्स में, बट आप अभी जैसे स्टेप इन करोगे 4th चैप्टर में, तो ये लगने लगेगा वहां पे। 5th चैप्टर में ये लगने लगेगा वहां पे। 6th चैप्टर में ये लगेगा वहां पे। 7th चैप्टर में ये बहुत ज्यादा लगेगा। तो हमें हर चैप्टर में वेक्टर लगेगा फिजिक्स में, राइट? तो हमें इसको यूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये बेसिकली मैथमेटिकल टूल है जिसको हमें यूज करना आना चाहिए बच्चों फिजिक्स करने। सच बता रहा हूँ, फिजिक्स तो अपनी जगह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक? इसको आपको लगे कि आपको आता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर भी इसको पूरा देखें और बिल्कुल आराम से सारे नोट्स बनाएं। पहले हम समझेंगे इंपॉर्टेंस, क्यों इसका यूज हुआ, क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जा रही थी। उसके बाद हम आएंगे, अब यहां पर पूरा क्लियरिटी हो जाएगी कि वेक्टर क्या है, क्यों इसको यूज करना पड़ रहा है ना, एवरीथिंग, ऑल कंसेप्ट। फिर हम देखेंगे इसका एडिशन। बेसिकली इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर बता सकता था मैं, 10-11 टाइप के होते हैं, बट नहीं, ये समझ तब आएंगे जब हम इसका फंडामेंटल सीख लेंगे कि हम इसके साथ कर क्या रहे हैं। क्लियरिटी है? तो फटाफट से पेन कॉपी उठा लीजिए, आप और हम मिलकर आज धमाकेदार तरीके से वेक्टर पढ़ते हैं। आपसे मैं गारंटी लेता हूं, प्रॉमिस है कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा वेक्टर, और जैसे फिजिक्स में जहां भी आएगा उसको फटाफट से यूज करेंगे। वेक्टर के बच्चों 2 या 3 वीडियो होंगे, है ना? ये वीडियो पार्ट 1 रहेगा वेक्टर्स का, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो फटाफट देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। आइए कुछ चीजें समझते हैं, ये वेक्टर है क्या। पहले तो मैं डेफिनेशन की बातें नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल बातें करूंगा, आपको फील आ जाएगा। मैंने कहा मेरे बच्चा, मेरे को कोई एक इंसान इस तरफ खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, एक इस तरफ खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से। मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूं आपको। ये रहा मैं। सर ये तो रेक्टेंगल बना दी, आप तो गोल हो। अरे ठीक है, मैं अपनी फोटो थोड़ी ना बनाने बैठे हूँ। अच्छा, तो इस तरफ मेरे को एक फोर्स लगाया F, और इस तरफ मेरे को फोर्स लगाया F। दोनों फोर्स क्या थे? बराबर। तो बच्चा मैं किस तरफ जाऊंगा? बच्चा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये आप खुद आंसर दे सकते हो, है ना? राइट, डन। क्यों? क्योंकि सर इसने भी आपको सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने भी सपोज आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो दोनों जन ने अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाया था। इसने किस तरफ लगाया? ईस्ट की तरफ। इसने किस तरफ लगाया? वेस्ट की तरफ। तो ये एक दूसरे को सर कैंसिल कर गए, और जो आपको मिला, मैं कहूंगा बच्चा मुझे फोर्स कितना मिला, तो आप कहोगे सर 0। जो नेट फोर्स मुझे मिला, नेट इसका और इसका मिलाकर जो मुझे नेट मिला बच्चा, वो कितना मिला? 0।
अच्छा ठीक है, आओ दूसरी बात करते हैं, मजा आएगा। अब मैं कहता हूं ये मैं हूं, है ना? अच्छा, अब कोई भी एक्स वाई जेड आप ही हो, आपने आके बढ़िया से मुझे कुछ 1 kg का आइटम दिया। आपने, सर आप तो मिलोगे ही नहीं हमें, कभी कभी तो मिल जाऊंगा मैं आपको। तो आपने आके मुझे 1 kg का कोई भी आइटम दिया, फिर आपने इस तरफ से आके मुझे 1 kg का आइटम दिया। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैंने कहा आप आए ईस्ट से मुझे 1 kg एप्पल लेके आए, फिर आप बच्चा वेस्ट से मुझे 1 kg एप्पल लेके आए, मेरे पास टोटल कितने हो गए? 2 kg, है ना? सही बात है। यह क्या समझ में आया इस छोटी सी एक्टिविटी से? हमें हमें यह समझ में आया कि जब हम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे थे तो नेट कितना आया? 0। मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे? कैंसिल। मतलब इन दोनों फोर्स को मैं जोड़ूं एफ नेट, तो क्या लिखना था? F1 प्लस F2। बट ये हुआ क्या? F1 प्लस माइनस F2, तो ये हो गया 10 प्लस माइनस 10 बराबर 0। हाँ बढ़िया, आ गया। यहां सुनो, जब इसने मुझे 1 kg ये दिया और 1 kg ये दिया, तो दोनों मिलके कितने हो गए बच्चा? 2 kg। कितना हो गया? 2 kg। तो यहां से मैं क्या बात समझ में आई कि फोर्स ऐसी क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड तो कर ही रही है, प्लस डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों? डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, जिसपे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सबका होगा, जरूरी है, मतलब वो कितना है, मैग्नीट्यूड का मतलब वो कितना है, मतलब ये कितना है? 10 है, एंड डायरेक्शन, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। प्लस वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना से, आपको जाने ना अनजाने में, आपको पता भी नहीं है, आपने यहां वेक्टर एडिशन किया है। क्या किया है? वेक्टर एडिशन। और ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती ही नहीं है, आप कहीं से भी कुछ भी ले आओ तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाती है। 1 + 1 = 2। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर। स्केलर। समझ में है? क्लियरिटी हुई कुछ? वेक्टर क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो जब हम इनको ऐड करते हैं बच्चा, इनको हम स्केलर जैसा ऐड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम इनका मल्टीप्लाई भी करते हैं, मैं कहता हूं 2 × 2 करो, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बट अगर दो वेक्टर है, उनका मुझे मल्टीप्लाई करना है और वो 2 × 2 है, लेकिन उनका डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो उनका मल्टीप्लाई भी ऐसे नहीं होगा। उसके लिए टोटल अलग प्रोसेस है। उसके लिए टोटल अलग प्रोसेस है। क्या बात समझ में आई? तो जो वेक्टर होते हैं ना बच्चा, वो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करते हैं, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं। आओ छोटी सी बात और समझाओ। सपोज ये बॉडी फिर से थी, इस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस पर नेट फोर्स कितना होगा? आप खुद बोल दोगे सर 10 - 5 आ गया 5 न्यूटन टूवर्ड्स, कहां जाएगा ये? ईस्ट। इस तरफ ही जाएगी बॉडी। फील हुआ? हाँ सर 10 - 5, 10 + 5 नहीं हुआ, इसको नेट मिला कितना? इस पे लगा तो 15 है बच्चा, इस पे कितना लगा? 15 लगा। 10 + 5 15, लेकिन इसको मिला कितना? सिर्फ 5, वो भी किस तरफ? ईस्ट की तरफ। तो डायरेक्शन आ रहा है ना कहीं। आओ एक और बात समझते हैं। मुझे पता है आपको चीजें पता होंगी, लेकिन इसको एक बार फील कर लो। जब हम इसको ऐड करेंगे, है ना, सेपरेट करेंगे, बच्चा कभी भी वेक्टर सेपरेट नहीं होते, याद रखना। सेपरेशन ऑफ वेक्टर नहीं होता, उसका एक दूसरा तरीका होता है। हम उसको सेपरेट तो करते हैं, लेकिन ऐड, वेक्टर हमेशा ऐड होते हैं बच्चा, है ना। वेक्टर हमेशा क्या होते हैं? ऐड होते हैं। सर ये कैसी बातें कर रहे हो? बाद में आएगा, है ना। वेक्टर का हम सेपरेशन निकालते हैं, बट एडिशन करके। कैसे करके? एडिशन करके। 2 को मुझे -2 करना, 2 - 3 करना है मुझे। क्या करना है? अपन डायरेक्ट कर दो, लेकिन 2 + -3 करेंगे तो बात तो बराबर है। तो हम 2 को किस में जोड़ रहे हैं? -3 में। तो बेसिकली वेक्टर्स का एडिशन ही होता है। सब्ट्रैक्शन तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे जब आप एडिशन सीख जाओगे। ठीक, तो अभी तुम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सोचो बच्चा, इसी बॉडी को अगर मैंने इस तरफ फोर्स लगाया F1, कहां पे? ईस्ट की तरफ, और फोर्स लगाया एक F2, कहां? नॉर्थ की तरफ। अब क्या होगा? देखो बच्चा, ना तो बॉडी यहां पर जाएगी,
ना तो बॉडी यहां जाएगी, बॉडी का पाथ कुछ ये होगा जिसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। बॉडी तो कोई एक ही डायरेक्शन में चल सकती है, कोई दो डायरेक्शन में अलग अलग एक बॉडी तो नहीं चल सकती, लेकिन फोर्स लग सकता है। सर फोर्स ही फोर्स क्यों बोल रहा हूँ, आसानी से समझ आ जाता है फोर्स, वेलोसिटी भी हो जाएंगे, एक्सेलरेशन भी हो जाएंगे, मोमेंटम भी हो जाएंगे, सारी क्वांटिटीज को फिर हमें ऐसे ही करना है। तो इस तरफ लगा F1, इस तरफ लगा F2, बॉडी कहां जाएगी यहाँ पे, और कितने एंगल से, कुछ ना कुछ एंगल से जा रही होगी F1 से, है ना। डन है बात, क्लियरिटी है। तो बच्चा बेसिकली कहानी यही है कि हमें जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जो एक बॉडी पे लगती हैं, तो वो बॉडी पे हमें उसका नेट निकालना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है, कभी प्रोडक्ट करना पड़ता है, कभी डॉट मतलब कभी प्रोडक्ट, कभी एडिशन, कभी सब्ट्रैक्शन। तो आपको समझ में आ रहा होगा अगर मैं आपसे कहूं इस बॉडी पे F1 इस तरफ, F2 इस तरफ, तो नेट कहां होगा, इस तरफ, है ना। बॉडी चल कहां रही होगी, बॉडी ऐसे जा रही होगी यहाँ पे कहीं, और कितने से, FR से। ना तो F1 होगा ना तो F2 होगा, वो इन दोनों को क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। क्या आपको फील आया। आओ थोड़ा सा वेलोसिटी भी देखते हैं। मैंने बोला कोई ओरिजिन है, तो ये हो गई कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। सिर्फ मैं अभी दो एक्सिस में बात कर रहा हूं, कितने एक्सिस में बात कर रहा हूं, सिर्फ दो एक्सिस में। अभी मैं रिप्रेजेंटेशन भी सिखाने वाला हूं आपको, ठीक। अब मैंने कहा एक पार्टिकल है जो ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो बच्चा जब वो पार्टिकल कोई भी पढ़ने का, एक चींटी है इस बोर्ड पे चल रही है, एक चींटी है जो इस बोर्ड पे चल रही है, तो बोर्ड का प्लेन कौन सा है अपना, वाई एक्स प्लेन है। तो चींटी यहां पहुंची चल के, ओरिजिन मैंने यहां मान लिया, बॉडी चींटी कहां पहुंची चल के, यहां पहुंची। तो जब बेटा चींटी यहां पहुंची चल के, तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट बदला, एक्स और वाई। मतलब बॉडी काय में चल रही है, एक्स में भी चल रही है और वाई में, डायरेक्शन यही है, बट बदल क्या रहा है, एक्स भी बदल रहा है और वाई भी बदल रहा है। मतलब अगर जब एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वाई में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब उसके पास वेलोसिटी एक्स में भी है और वेलोसिटी वाई में भी है। समझ में आया। इसकी वेलोसिटी होगी वी जो उसकी क्या होगी, रिजल्टेंट, जिससे ये चल रही होगी। लेकिन जब इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, मतलब इसके पास वेलोसिटी एक्स में भी होगी और वाई में भी होगी। तो क्वेश्चंस होंगे कभी कि एक्स में इतने से वेलोसिटी है, वाई में इतने से, तो बताओ पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से चल रहा है और किस तरफ। तो ये सब हम एडिशन से ही निकाल पाते हैं। आपको क्लियरिटी आई क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूं वो पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो उसके पास एक्स में भी है, मान के चलो मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ थ्री डायमेंशनल, तीनों प्लेन में चल रहा है पार्टिकल, तो उसके पास एक्स में भी वेलोसिटी है, वाई में भी है और जेड में भी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में ये फोर्स कहाँ था, एक्स में था, ये फोर्स कहाँ था, वाई में था, तो पार्टिकल चल कहाँ रहा था, एक्स वाई में तो चलेगा। समझ में आया। तो उसके बाद फोर्स कहाँ है, एक्स में भी है और वाई में भी है, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा इसका, एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। वेलोसिटी एक्स में भी आएगी, वाई में भी आएगी, एक्सेलरेशन एक्स में भी आएगा और वाई में भी आएगा। सिमिलरली अगर तीनों प्लेन में चले तो तीनों प्लेन में ये कहानी होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर के साथ हमें करना क्या है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जो उन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के काम आता है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, प्लस उनका मैग्नीट्यूड होता है। क्लियरिटी है, डन है। आइए आइए अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझते हैं। क्या समझते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को बच्चा हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा एक्स स्केलर और वेक्टर क्या होता है। इसके बाद और बताऊंगा, अगर जरूरी नहीं है कि सारी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन हो वो वेक्टर ही हो, उनको एक लॉ भी फॉलो करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आइए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हम वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। और जो हेड होता है वो डायरेक्शन बताता है इस क्वांटिटी की। मैं बोल रहा हूं इस पे फोर्स लग रहा है ईस्ट की तरफ, तो अपन ने वेक्टर बना दिया किस तरफ, ईस्ट की तरफ। तो जिस तरफ हेड होता है, जिस तरफ हेड होता है एरो का, वेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। और एरो का जिस तरफ हेड होता है उस तरफ उसका डायरेक्शन होता है। मैं कह रहा हूं फोर्स ऊपर लग रहा है तो ऐसे बना देंगे, ऐसे। इस तरफ लग रहा है तो वेक्टर इस तरफ बना देंगे। मैं बोल रहा हूं पूरा पूरा एक्स में लग रहा है तो इस तरफ बना देंगे, वाई में लग रहा है ऐसे बना देंगे। क्या बात समझ में आई। जेड में लग रहा है तो आपकी तरफ आ जाएगा। मैं कहता हूं कि माइनस एक्स में लग रहा है तो ऐसा हो जाएगा, माइनस वाई में लग रहा है ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर से, और वेक्टर को हम
ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से, और जिस तरफ एरो का हेड होता है उस तरफ उसका डायरेक्शन होता है। दूसरी बात लेंथ, अभी हम जो बता रहे हैं वो बेसिकली काम आता है किसमें, जब हम किसी को ज्योमेट्रिकली वेक्टर को सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द एरो, किसकी लेंथ, एरो की लेंथ क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। आराम आराम से पढ़ेंगे, आराम से वीडियो देखना, आपको लग रहा होगा सर बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, बहुत काम आएंगी। लेंथ ऑफ द एरो डिफाइंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लो दोनों बातें हो गई, और इसको मैं क्या करेंगे, सुइटेबल स्केल पे ले लेंगे, टेकन ऑन अ सुइटेबल स्केल। ये स्केल क्या होता है, याद करो ग्राफ बनाते थे तो हम एक स्केल लेते थे, ठीक। आइए तो थोड़ा सा आपको इसको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं। ये क्या लिखा है, मैं कह रहा हूं अपन ने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, मैंने कहा फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, किसी बॉडी पे 4-5 फोर्स लग रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर से। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का यूज करते हैं, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक। और का जो हेड होता है वो क्या बताता है, वेक्टर का डायरेक्शन, और जो उसकी लेंथ बताती है वो बताती है उसकी मैग्नीट्यूड। उसको हम एक स्केल पे ले लेते हैं, सूटेबल स्केल पे। आओ आपको दिखाता हूं थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके। मैं कहता हूं कि ये क्या है, एक बॉडी है, इस पे इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है 10 न्यूटन का, कितने का, 10 न्यूटन का। ऊपर एक फोर्स लग रहा है बच्चा, वो लग रहा है 8 न्यूटन का, कितने का लग रहा है, 8 न्यूटन का। एक और फोर्स लग रहा है, मैं कह रहा हूं किसी एंगल 60 डिग्री पे, किसी एंगल 60 डिग्री। आप पहले दो ही समझा देता हूं आपको, आइए। तो ये क्या हुआ, मैं को इस पॉइंट पे एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है फोर्स का, तो मैंने कहा काम करते हैं कि उस तरफ के ईस्ट में कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का। पहले एक स्केल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, स्केल। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन। तो ये वेक्टर कितने का है, 10 न्यूटन का। तो ये लाइन कितने की बना लेंगे अपन, 5 की, 5 मीटर्स की लाइन बनाएंगे, है ना, 5 सेंटीमीटर की, सॉरी 5 सेंटीमीटर की लाइन बना लेंगे। 1 सेंटीमीटर कितना है, 10 न्यूटन। तो हमने बता दिया, समझ में आया, और लिख देंगे ये वाला स्केल। तो ये स्केल की लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 न्यूटन का हो चुका है, हमने एक सूटेबल स्केल ले लिया। ऊपर कितना लग रहा है, 8, और हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 2 न्यूटन। तो ऊपर वाली लाइन कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, ये कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। तो किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो हमने वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या है, F1, और ये क्या है, F2। समझ आया, हाँ सर आ गया। और बोलो, मैं कहता हूं एक और लगा लो, F3, ये भी है मान लो आपका 6 न्यूटन का, कितने का है, 6 न्यूटन का, रिप्रेजेंट करो। हमने कहा ये लो, ये कितने की बनेगी, 3 की। तो ये लाइन कुछ यहां तक आएगी, ये हो गया F3। जितने भी एंगल पे है उतने एंगल पे बना देंगे। मैं बोल रहा हूं ये थीटा है, तो ये भी कितना है, थीटा। दिस डायग्राम बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर which is acting on this, which is representing the forces which is acting on this body at any point this, got it, रिप्रेजेंट कर दिया, ये लो, डन। समझ आया, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसको ऐड कैसे करेंगे वो आगे की कहानी, डन, क्लियरिटी है। आओ, ये बिल्कुल मैं जैसे पढ़ाऊं आप ये सब फ्लो में मत जाना, सर पहले ये होना चाहिए, पहले मुझे पता है पहले किस तरीके से जाना है बच्चा, है ना। लोड मत लेना कि आपकी किताब में पहले ये दिए थे फिर बाद में ये, आप तो पूरा ऐसा सीखो, आपको वेक्टर सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक, तरीका आना चाहिए हमें। सारी क्वांटिटीज हम धीरे धीरे करके सीख लेंगे, और देखो कैसे फटाफट आप अपने हाथों पे एडिशन करोगे। आओ दूसरी बात करते हैं। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन, क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे। अब आप देख रहे हो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो बेसिकली वो उनके लिए कितने डायरेक्शंस होते हैं। देखा जाए तो किसी ओरिजिन से मैं अगर लूं तो 6 डायरेक्शन डाल सकता हूं, कितने डाल सकता हूं, 6। कैसे, आइए। तो ये हमारे क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन। ये क्या हो गया हमारा, ओरिजिन। तो ये डायरेक्शन x, ये डायरेक्शन y, और ये डायरेक्शन z। किसी भी क्वांटिटीज को जब हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके पास x y z होगा, और -x -y और -z होगा। तो कितने डायरेक्शन हो गए बेसिकली एक ओरिजिन पे, 6। कितने हो गए, 6।
अगर एक पॉइंट पे हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें तो एक x हो गया, एक माइनस एक्स हो गया, एक y हो गया, एक माइनस वाई हो गया, एक z हो गया, एक माइनस z हो गया। फील हुआ? डन। तो मैं कह रहा था जी क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं जो अभी था करेंटली, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ तीनों प्लेन की बात कर रहे हैं, किसी एंगल पे नहीं। इस पे जो लगने वाला फोर्स था इस तरफ कितना था? F1, जो कि कहाँ है? x में। और एक जो F2 लग रहा था वो कहाँ था? y में। ठीक। तो मैंने अब एक सिस्टम बनाया गया इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि बहुत अच्छा सिस्टम है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आई एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला आई कैप। आई कैप एक रिप्रेजेंटेशन दिया, उसको बोला कि यूनिट वेक्टर भी आएंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसमें ने बोला कि आई है, y को क्या बोला गया? j, और z को क्या बोला गया? k। ठीक। और माइनस z क्या हो जाएगा? माइनस k। j क्या, माइनस y क्या हो जाएगा? माइनस j। और माइनस x क्या हो जाएगा? माइनस i। तो बेसिकली y में जो जो क्वांटिटीज होंगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे j से, x में जो भी क्वांटिटी होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे i से, y में z में जो भी क्वांटिटी होंगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे k से। आइए मैं कह रहा हूं इस बॉडी पे जो भी नेट फोर्स लग रहा था उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे F1 आई कैप प्लस F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप। ये क्या बता रहा है ये समझना है हमें। अभी ये क्या बता रहा है हमें ये समझना है। F1 आई कैप का मतलब कि ये जो फोर्स लग रहा है F1 ये कहां लग रहा है? x एक्सिस में। F2 जे कैप का मतलब ये फोर्स कहां लग रहा है? y एक्सिस में। समझ में? इनकी वैल्यू ले लेते हैं, आओ लिख के दिखाऊं। तो F नैट जो इस पे लग रहा है बच्चा वो हो गया 10 आई कैप, मतलब ये 10 न्यूटन कहां लग रहा है? x में। F2 की बात करूं मैं लिखता हूं 5 जी कैप, मतलब 5 कहां लग रहा है? y एक्सिस में। मैं कह रहा हूं एक और है 6, ये कहां लग रहा है? मैं कहता हूं z में। तो ये क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ना सीखिए। ये लिखा हुआ है कि एक बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है F वो इस तरीके से लग रहा है। इसी तरीका क्या है? 10 आई का मतलब 10 न्यूटन x डायरेक्शन में, 5j का मतलब 5 न्यूटन y डायरेक्शन में, 6k का मतलब 6 न्यूटन k डायरेक्शन में। समझ में? आओ थोड़ा एक और सीखें। F is equals to 10 आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, माइनस 6k कैप। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 10 आई कैप प्लस 4j कैप माइनस की जगह लगा दूं प्लस, 6 को लिख दूं 6 और इसको लिख दूं माइनस के, चलेगा? खोलोगे तो वही बन जाएगा ना। 10 को क्या लिख दूं 10, 4 तो 4, इस माइनस को मैंने क्या लिखा हुआ है? प्लस का 6। 6 क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। ये क्या बता रहे हैं? मैग्नीट्यूड की कितना लग रहा है। और आई जे के क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। तो आई का मतलब क्या होता है? एक्स, और माइनस आई का मतलब माइनस एक्स। जे का मतलब क्या होता है? वाई, और माइनस जे का मतलब माइनस वाई। के का मतलब z, और माइनस के का मतलब माइनस z। तो देखो मैंने इसी को कैसे लिख दिया, ni4j प्लस 6 माइनस के। इसको पढ़ते हैं। ये जो बॉडी इस पे फोर्स कहां लग रहा है? 10 लग रहा है x में, 4 लग रहा है y में, और 6 लग रहा है माइनस z में। समझ आया? देखो 10 कहां लग रहा है? x में, 4 न्यूटन कहां लग रहा है? y में, और 6 न्यूटन कहां लग रहा है? माइनस z में। समझ में? अगर मैं ये ओरिजिन ले लूं, ये अगर ओरिजिन ले लूं तो फोर्स कैसे लग रहा है? 5 इधर, ये x है, यहां कितना? 10, और माइनस जेड कहां आएगा? मेरे पीछे। अगर ये ओरिजिन है तो मेरे पीछे आएगा माइनस जेड, तो मेरी तरफ कितना लग रहा है? 6 न्यूटन। तो बॉडी कहां चल रही होगी? इस प्लेन में। फील हुआ? यस और नो? हाँ सर आया, तो कुछ कुछ तो आया। ठीक है, डन। सिमिलरली जब भी कोई बॉडी 2 या 3 प्लेन में चलती है, जब भी कोई बॉडी 2 या, ये नैट नहीं है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इसको जोड़ना सीखना है। इसको ऐसे नहीं जोड़ेंगे जैसे हम स्केलर जोड़ते हैं, 10 प्लस 4 माइनस 6, तो 10 और 4 40, और माइनस 6 उसमें से कर दिया तो कितना हो गया? 8। इसको ऐसे नहीं जोड़ना है, यही तो हमें सीखना है कि इनको जोड़ के जो नेट बॉडी पर लगेगा और बॉडी कहां चलेगी वो निकालना है। समझ में आया मुद्दा? हाँ सर समझ गए। आओ मैं कहता हूं किसी बॉडी की वेलोसिटी दी हुई है, देख कैसे लिखी हुई है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस और प्लस 2 के कैप। इसको पढ़ते हैं ये क्या लिखा हुआ है। मैं वेक्टर का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी, अभी हमने कुछ सीखा ही नहीं, अभी बस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
ये है क्या? तो ये क्या पढ़ रहा है कि 2 कहां पर है? 2 मीटर पर सेकंड, सारे कहां है? मीटर पर सेकंड पे। तो 2 कहां है? एक्स में, 3 कहां है? वाई में, और 2 कहां पर है? जेड में। समझ में आ गया? हम किसी भी चीज को जो भी 3 प्लेन में लग रही हो, है ना, किसी भी में, या 2 प्लेन में या 1 प्लेन में, तो हम उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पार्टिकल बेसिकली 3 डायमेंशनल प्लेन में चल रहा होगा। एक्स में कितनी वेलोसिटी है? 2, वाई में कितनी है? 3, और जेड में कितनी है? 2। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। डन? क्लियरिटी है? ओके। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आप समझ चुके होंगे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डायरेक्शन को हम आई जे के से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई जे के और माइनस आई माइनस जे माइनस के, है ना। आई जे के, आई माइनस आई, जे माइनस जे, के माइनस के। आई क्या बताएगा? प्लस एक्स, माइनस आई क्या बताएगा? माइनस एक्स। अगर एक्स में प्लस भी होता है माइनस भी, मतलब प्लस भी होता है माइनस भी होता है। प्लस जे क्या बताएगा? प्लस वाई, माइनस जे क्या बताएगा? माइनस वाई, प्लस के क्या बताएगा? प्लस जेड, माइनस के क्या बताएगा? माइनस जेड। आई होप ये आपको अंडरस्टूड होगा। डन? क्लियर है? हाँ कि ना? के बाद में टाइप्स ऑफ वेक्टर भी बता सकता हूं आपको, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पहले एडिशन पढ़ाऊंगा आपको, बाद में पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो आपको फील आएगा ये क्या हो रहा है। आई होप आपको वेक्टर समझ आ गया होगा कि वेक्टर क्या है। वेक्टर एक मैथमेटिकल टूल है जो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के काम आता है, जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं और मैग्नीट्यूड पे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एडिशन ऑफ वेक्टर। ज्योमेट्रिकली 2 पैरामीटर होते हैं, एक हम सीखेंगे ज्योमेट्रिकली और एक हम सीखेंगे एनालिटिकली। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है अभी समझा दूंगा, और एनालिटिकल का मतलब क्या होता है वो समझा दूंगा। तो पहले तो आप डाल लो हेडिंग, सर पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा दो। बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे पता है क्यों। अभी मैं बता दूंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसके बाद मैं टॉपिक चालू कर देता। अभी इंट्रोडक्शन दिया, इसके बाद मैं टॉपिक चालू कर देता टाइप्स ऑफ वेक्टर। कितने टाइप के वेक्टर होते हैं? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर होता है, फिर यूनिट वेक्टर होते हैं, फिर इक्वल वेक्टर्स होते हैं, फिर नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं, कोएक्सियल वेक्टर्स होते हैं, पोलर वेक्टर होते हैं, राइट, को इनिशियल वेक्टर होते हैं, है ना, पोजीशन वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, बहुत टाइप के वेक्टर है ना। नल वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर होता है। टाइप्स में बताते जाऊंगा, लेकिन उसका फील बाद में आएगा जब एक बार इनका यूज समझ लोगे आप। किसी चीज का यूज समझ लो, फिर तो ये उसके टाइप्स है ना। टाइप्स पहले बता दूंगा तो समझ ही नहीं बैठेगा चल क्या रहा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। टाइप्स पे बाद में आएंगे, पहले एडिशन सीखो, एडिशन के बाद मैं आपको टाइप सिखाऊंगा। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर क्यों करना पड़ रहा है ये बच्चा? आपने अभी एक चीज देखी है कि जब इस तरफ एक वेक्टर लग रहा था f, और इस तरफ एक वेक्टर लग रहा था f1, और इस तरफ लग रहा था f2, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना था? 180 डिग्री। कितना था? 180 डिग्री। तो आपने क्या करा? f1 माइनस f2, यही तो किया। बेसिकली दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना है ये भी डिपेंड करता है ना, उसी में वेक्टर जुड़ता है। फिर अपन ने बोला बच्चा F1 इस तरफ है और F2 भी इस तरफ है। मैंने कहा एक बॉडी है, इस पर 10 न्यूटन इस तरफ लग रहा है और 10 ही न्यूटन इस तरफ लग रहा है। तो आप बोल दो कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है? 20। कहां? ईस्ट। तो आपने खुद अपने कॉमन सेंस से ये कर दिया है कि F1 प्लस F2 कितना हो गया? 10। जाने ना अनजाने में आपने वेक्टर जोड़े हैं, जाने ना अनजाने में आपने क्या एडिशन किया है? वेक्टर। तो पहले तो हम इसको समझेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड से। किसमें? ज्योमेट्रिकल मेथड से। तो ध्यान समझना, मैं कह रहा हूं कोई भी वेक्टर ए है, कोई भी वेक्टर ए है और कोई दूसरा वेक्टर बी है, कोई दूसरा वेक्टर बी, एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं ये वेलोसिटीज हो सकते हैं, एक्सेलरेशन हो सकते हैं, व्हाटएवर। मैंने कहा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। पहला मेथड कौन सा हमारा? ज्योमेट्रिकल मेथड, है ना। कौन सा मेथड है? ज्योमेट्रिकल मेथड। अब हमें एंगल मिल जाए तो हम उसी में एंगल रख के हमारा काम बन जाएगा। तो पहले तो समझिए एडिशन ऑफ वेक्टर ज्योमेट्रिकली। कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? ज्योमेट्रिकल मेथड। कैसे करना है आओ समझते हैं। मैं आपसे कहता हूं वेक्टर ए बनाइए, वेक्टर ए प्लस बी निकालना है।
ए प्लस बी, और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा। आप समझ चुके होंगे ये डायरेक्ट हम इनको जोड़ने से, ए की कोई भी वैल्यू होगी, मैं कहता हूं ए की वैल्यू ले लो, ये फोर्स है दोनों, मैं कह रहा हूं ये 10 न्यूटन है, और बी जो है वो ले लो आप 8 न्यूटन। कितना ले लो, 8 न्यूटन। अब मैं कह रहा हूं इसको मैं कैसे सॉल्व करना है, ज्योमेट्रिकली। तो आप पहले तो एक ले लो स्केल, क्या ले लो, स्केल। मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन, ठीक है। आओ करते हैं, इनको जोड़ना है हमें निकालना है ए प्लस बी, वो जो होगा इसका नेट होगा, है ना, नेट को लिख लेते हैं आर, ठीक, डन। आओ, तो मैंने कहा पहले आप 10 न्यूटन, स्केल क्या लिख रहा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन, तो एक 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए। कितनी बनाई है, 5 सेंटीमीटर की लाइन, ये बन गई। फिर मैं कह रहा हूं आप वेक्टर v को वेक्टर a पे शिफ्ट करिए। क्या करना है, वेक्टर v को वेक्टर a पे शिफ्ट करना है, मतलब टेल, इसको जो एरो होता है ना बच्चा, इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। जो वेक्टर का एंड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, टेल, और जो आपका हेड फ्रंट पॉइंट होता है मतलब हेड, उसको क्या बोलते हैं, हेड। इस एरो के इसको क्या बोलते हैं, हेड, आपको पता होगा, और बैक साइड एंड को क्या बोलते हैं, टेल। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये जो किसी पॉइंट पे लग रहे होंगे, मैंने कहा ये लो बॉडी, एक ए इस तरफ लग रहा है, बी इस तरफ लग रहा है, ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा ए वेक्टर बनाओ एक सुइटेबल स्केल पे, ज्योमेट्रिकल मेथड सीख रहे हैं, पेपर में एनालिटिकल करते हैं, लेकिन इससे फील आ जाता है कि हो क्या रहा है। तो मैंने कहा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन लीजिए, तो ये लाइन कितने की बनेगी, 5 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर कितना बन रहा है, 2। अब वेक्टर v को वेक्टर a पे शिफ्ट करिए विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। शिफ्ट कैसा करना है, टेल, टेल ऑफ b should be on head of a। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट, जो भी क्वांटिटी वेक्टर है उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, ये फोर्स है तो ऐसा एरो लगा देंगे तो समझ जाएंगे फोर्स कैसा है, वेक्टर। एफ जो भी हो वेक्टर, ए जो भी हो ऊपर डंडा लगा दिया वेक्टर, बी जो भी हो ऊपर एरो लगा दिया वेक्टर, ठीक। अब हमें क्या करना है, जो बी को शिफ्ट करना है किस पे, ए पे, तो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो हम कैसे कर सकते हैं, मैंने बी को उठाओ, जू लाके यहां रख दो, बी को उठाओ और जू लाके यहां रख दो, तो डायरेक्शन तो पलटा नहीं, बट जो टेल है बी का वो किस पे आ जाएगा, हेड ऑफ ए पे। देखो मैं इसको शिफ्ट करके दिखा रहा हूं, ये लो, ये रहा, ये अपना कौन, वेक्टर ए, जो कि 5 सेंटीमीटर की लाइन आपने बनाई होगी, जो कि कितना है अपना 10 न्यूटन के बराबर। सिमिलरली ये कौन है अपना, वेक्टर बी, ये कौन है, वेक्टर बी, जो कि कितना है 4 सेंटीमीटर होगा, जो कि कितना हो गया 8 न्यूटन, ठीक। अब आप क्या करो, हमने क्या करा, वेक्टर ए और बी को जोड़ना है, मतलब ए इतना है बी इतना है, तो नेट कहां होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो हमने बी को शिफ्ट किया ए पे, कैसे किया, टेल ऑफ बी शुड बी मैच विद द हेड ऑफ ए, शिफ्ट कर दिया, और अब ए की टेल और बी की हेड को ज्वाइन कर दो, ये लिया, कर दिया, डन। ये है आपका बच्चों ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का। स्केल है आपके पास, इसको नापना, जितनी भी लेंथ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ गया ए प्लस बी। मान लो जो आपकी लेंथ आई, मान लो जो आपकी लेंथ आई वो आई 8 सेंटीमीटर, कितनी आई, एग्जांपल ले रहा हूं, कितनी आई 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16 न्यूटन लग रहा होगा इस बॉडी पे। किस तरफ, आपके पास प्रोटेक्टर है, हाँ सर है, तो मैं कह रहा हूं प्रोटेक्टर उठाइए और ये एंगल मैच करिए, प्रोटेक्टर रख के ये एंगल, तो ये जो एंगल इसको बोल रहा हूं अल्फा, ये जो एंगल अल्फा होगा, इसी एंगल पे वो चल रही होगी, किससे, ए से, किससे, ए से, जिस तरफ वेक्टर ए था उससे अल्फा एंगल पे ये बॉडी चल रही होगी। ये वेलोसिटीज भी हो सकती है, मतलब ये वेलोसिटी कहां थी, एक्स में, ये वेलोसिटी कहां थी, वाई में, तो नेट वेलोसिटी कहां है, ये है, और उसका डायरेक्शन क्या है, ए से अल्फा, समझ में आया। और बी से कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, बी से कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। तुम्हें समझ आया ज्योमेट्रिकल मेथड, बोलो, इसको बोलते ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, वो आएगा एनालिटिकल मेथड से। अब क्या अपन पेपर में ये सब करेंगे क्या,
कि इतना ये दिया है, इतना वो दिया है, इतने एंगल पे, तो अपन डायग्राम बनाने बैठेंगे क्या? नहीं बच्चा, हम करेंगे एनालिटिकल मेथड से, इसके हम फॉर्मूले बना लेंगे ड्राइव करके। क्या बात समझ में आई है? यस और नो, उसको नोट कर लें थोड़ा सा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं पानी पी लूं। डन है? बोले आगे बढ़े। चलिए सर, ये तो दो की बात हो गई, और ऐड करने हो तो कैसे करेंगे? और ऐड करने हो तो कैसे करेंगे? आओ समझते हैं। इसी को हम एनालिटिकल में भी लेके चलेंगे। किसमें? एनालिटिकल में। आइए, अगर इसी को मैं थोड़ा और बिना शिफ्टिंग के आपको दिखाऊं, किसमें दिखाऊं? बिना शिफ्टिंग के। तो आप एक काम करो, ये कितना है? ए, और ये अपना थीटा पे कौन था? बी। ठीक, बिना शिफ्टिंग के बता रहा हूं। एक तो मेथड हो गया शिफ्टिंग का, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ। अब मैं आपसे कहता हूं एक बिना शिफ्टिंग का करो, बिना शिफ्टिंग के भी निकाल दो ए प्लस बी। तो आप क्या करो, ये ए है, ये बी है, एंगल कितना है? थीटा। आप इसको एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाओ। क्या बनाओ? कंप्लीट पैरेललोग्राम। तो आप खुद देखो, बी के बराबर ये पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो बी के पैरेलल एक और बनानी पड़ेगी, वी और इक्वल। तो बेसिकली ये भी तो बी हो गई। कितनी हो गई? बी। इसको जोड़ दो तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम। क्या बन गया? पैरेललोग्राम। अब इसको जोड़ दो, ये लो, ये वही तो आ गया, ए प्लस बी। ए प्लस बी, और एंगल कितना हो गया? ये लो, अल्फा। इसको क्या बोल दिया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन। हमने क्या किया, जो भी किसी पॉइंट पे जो भी दो वेक्टर थे, उससे हमने कंप्लीट क्या बना लिया? एक पैरेललोग्राम। तो बेसिकली इसको अगर आप भूल जाओ, तो यही तो किया था। बी को हमने कहां शिफ्ट किया था? ए पे। जब आप बनाओगे भी तो ये बनेगा तो पैरेललोग्राम। पहले क्या किया था? देखो, ये रहा था वो हमारा ए। कौन था ये? ए। हमने ए पे किसको शिफ्ट किया? बी को। तो ये आ गया था अपना कौन? बी। इन दोनों को कर दिया था ज्वाइन, ये लो। तो ये क्या बन गया? ए प्लस बी, और ये क्या था हमारा? अल्फा। तो जो हो उसको पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेम बी भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या होती है? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। डन। ये ग्राफिकल मेथड हो गई, मतलब ज्योमेट्रिकल मेथड हो गई, ज्योमेट्री से निकाल दिया। डन है? बोलो, आगे बढ़े। ठीक, तो ये क्या बोल रहे? नाम अलग अलग कर दिए, इसको बोल दिया पैरेललोग्राम, उसको बोल दिया ट्रायंगल। लो, अभी हम एनालिटिकल से इसकी लेंथ निकाल लेंगे, ज्योमेट्री लगा के थोड़ी सी इसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो जो इसकी लेंथ होगी वही तो वो मैग्नीट्यूड होगा, है ना? हाँ सर। तो वो वाली मेथड कैसी हो जाती है? एनालिटिकल। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आपको मैंने परपेंडिकुलर दे दी और बेस दे दी। मैंने आपको क्या दे दी? बेस दे दी और परपेंडिकुलर दे दी। तो क्या आप हाइपोटेनियस बना सकते हो बिना फॉर्मूले के? हाँ सर, उसमें क्या है? पर बेस बना लो तो जितने की बेस है, परपेंडिकुलर बना लो जितने की परपेंडिकुलर है, और ज्वाइन कर दो। इसकी लेंथ मेजर कर लो स्केल से, तो क्या होगी? हाइपोटेनियस। तो ये कौन सी मेथड हो गई? ज्योमेट्रिकल। ये कौन सी मेथड हो गई बच्चा? ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्री से किया है, बेस दी थी, नीचे बना दी, परपेंडिकुलर दी थी, बना दी, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर के बीच में एंगल तो 90 होना है। नहीं आया? तो जो बनने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनियस। स्केल से मेजर करेंगे, बता देंगे। लेकिन अगर ऐसे नहीं करना है तो कैसे करोगे? हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अब जब फॉर्मूला से करोगे तो ये क्या हो जाएगी? एनालिटिकल मेथड। क्लियरिटी है? चलिए डन। आइए, तो दो वेक्टर को मैं आपको जोड़ना सिखाता हूं एनालिटिकल मेथड से। किससे? एनालिटिकल मेथड से। तो पहली हेडिंग डालिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। और दो से ज्यादा को भी जोड़ेंगे अभी इसके बाद, लेकिन इसके बाद मैं जिस फ्लो में चल रहा हूं
उसमें आपको बहुत क्लियरिटी हो जाए। पहले कुछ पढ़ा देता तो वो आपको समझ ही नहीं आता, वो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको लिखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या सीखना है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आइए ठीक, आइए। तो अभी अपन ने ट्राइंगल बनाया था, आप देख ही चुकी होगी। हमने बोला वेक्टर ए लो, दो वेक्टर जोड़ने हमें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों को जोड़ना है। तो अपन ने कैसे जोड़ा था? अपन ने ए बनाया, फिर हमने क्या बनाया? बी बनाया, बी को शिफ्ट किया ए पे, जो बी की टेल है वो किस पे आ गई? ए के हेड पे। डन, जोड़ दिया ए, और ये क्या हो गया अपना? बी। तो जो हमारा रिजल्टेंट आया था वो ये आया था, ये क्या हो गया? ए प्लस बी, और ये क्या हो गया? अल्फा। जितने पे वो चलेगी। तो हमारा मोटिव क्या है? हमें ये लेंथ निकालनी है ए प्लस बी, और ये एंगल निकालना है अल्फा। तो फॉर्मूला मिल जाएगा तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। डन है, यस और नो। और ये एंगल कितना है? ये थीटा ही है। क्यों? देखो, ये बी था, ये ए था, सॉरी ये ए था, ये बी था। तो बी को जब ए पे शिफ्ट करो, ये एंगल कितना था? थीटा। आपको दो वेक्टर जोड़ने हैं, ए प्लस बी, एंगल बिटवीन देम इज, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। उन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। हमने आपसे कहा था दो वेक्टर को जब जोड़ते हैं तो सबसे बड़ा मैटर क्या करता है? उनके बीच का एंगल। जब हमने इस तरफ लगाए थे तो एंगल कितना था? 0। जब इस तरफ तो डायरेक्ट जुड़ गए थे, जब इस तरफ थे तो एंगल कितना था? 180, तो माइनस हो गए थे। अभी देखना जो फॉर्मूला आएगा उसमें आप एंगल की वैल्यू रखोगे तो वही आनी है। ठीक, तो अपन ने जब इसको शिफ्ट किया बी को यहां, तो ये भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि बी और ये बी को जो शिफ्टिंग करी थी विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, तो वो एंगल भी कितना होगा? थीटा। बस फटाफट से आप इसका कैलकुलेशन देखें। तो मैंने कहा एक काम करिए, एक काम करिए, बोलो सर। अपन ने इसको एक्सटेंड किया, क्या किया? एक्सटेंड, और इसको कर लिया ज्वाइन। ठीक, इसको करा एक्सटेंड और इसको कर लिया ज्वाइन, क्लियरिटी है। और इसको यहां से बोल दिया ओ पी क्यू। तो ये जो बेटा ट्राइंगल बना है अपना, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल पी ओ क्यू, ये क्या बन गया? मैंने क्या कहा? कंस्ट्रक्शन किया। क्या किया? कंस्ट्रक्शन। मैंने कहा इंक्रीज ए अप टू क्यू एंड ज्वाइन पी क्यू, एंड ज्वाइन पी क्यू, सो इट बिकम्स योर राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ क्यू। बस यहीं से काम होगा हमारा। और ये एंगल कितना है? थीटा। ये क्यू ऐसे कर लो, और ये एंगल कितना है हमारा? थीटा। डन। अब हमने बेटा 9th क्लास में, 10th क्लास में भी पढ़ के आए, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ध्यान से देखिए, ये जो इस ट्रायंगल पर अपन थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, तो ये लेंथ कितनी है? बी के लेंथ के बराबर है, जो हमारा वेक्टर बी था। ये क्या है? बी। तो यही तो हाइपोटेनियस है। तो ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी? हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। और हाइपोटेनियस कितनी है? बी। बी साइन थीटा। तो जो बेटा इस तरफ की लेंथ होगी ये वाली, जो इस तरफ की लेंथ होगी ये पी क्यू, पी क्यू कितनी हो जाएगी? बी साइन थीटा। समझ आया? यस और नो? तो ये हो गई हमारी, यहीं लिख देता हूं, बी साइन थीटा। क्लियर? ये लेंथ कितनी होगी? सर ये तो बेस है इस ट्रायंगल की, पी ई इसकी क्या है? बेस है। तो हमें ये भी पता है कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगी? बेस। और हाइपोटेनियस कितनी है? बी। तो ये वाली हो जाएगी बी कॉस थीटा। समझ आ गया? ये जो लेंथ है इसको मान लो आप कोई भी पॉइंट ए, तो ए क्यू जो हो गई वो कितनी हो गई? बी कॉस थीटा। अभी हम इन वेक्टर को डायरेक्ट रिजोल्व करेंगे, एक सेकंड में आप उसी को, इसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। अगर ये वेक्टर बी है तो ये साइड कितनी हो गई? बी साइन थीटा, और ये साइड कितनी हो गई? बी कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से किया हुआ है। डन? क्लियर?
कहानी खत्म। अब देखो फटाफट, अब ये पूरे ट्रायंगल पीओक्यू पे हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कौन है, ये पूरी हो गई। अब कितनी है, ए प्लस बी कॉस थीटा, मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितनी है, बी साइन थीटा, ये रही ना पी क्यू, बी साइन थीटा, तो ये हो गई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी कितना है, ये परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, और इसका क्या करना है, स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखो यहां इसका क्या खोल दें, ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो मतलब 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डन, क्लियर है। आओ अब ध्यान से देखो बच्चा, बी स्क्वायर कॉमन है ना, तो यहां से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं अगर, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब दिखाता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर ले लूं क्या कॉमन, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार मैं कैमरे में देख लूं, नीचे पूरा आ रहा है ना, हाँ बहुत बढ़िया। क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्लास, और हमने हमारे टेक्नोमेट्री वाले वीडियो में सारी आइडेंटिटी भी पढ़ाई है, इसलिए कहते हैं सारी मैथ्स कहीं ना कहीं काम आती है फिजिक्स में। ये कितना होता है, 1, क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चा, 1 होता है, तो ये रख दो 1, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1। तो हाइपोटेनियस कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बच्चों यही हमें चाहिए था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट and the most important formula to add our two vectors a and b, whatever maybe they are, force, velocity, acceleration, momentum, torque, whatever. The formula is under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, where theta क्या है, angle between them, theta क्या है, angle between them, है ना, ए और बी क्या है, उनके मैग्नीट्यूड। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन दिखाता हूं अभी के अभी, जो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर ही रहे थे। इसको नोट करो पॉज करके, और इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप इसको कर लो अगर स्केल प्रोटेक्टर लेके, तो वो हो गया ज्योमेट्रिकली मेथड, और ये फॉर्मूला का यूज करोगे तो वो क्या हो गया, एनालिटिकल मेथड। इसको नोट कर लो एक बार, हमें ये अल्फा भी निकालना है अभी। ये तो हमने क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड, क्या निकाल दिया, ये लेंथ ही तो आ गई हाइपोटेनियस, ए प्लस बी, हाइपोटेनियस है क्या, ए प्लस बी कितना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डन, अब तो थीटा की वैल्यू खेल करेगी पूरा, नोट करें, क्योंकि मुझे एक और चीज लिखवानी है, ये एंगल अल्फा कितना होगा, आइए समझ तो आ रहा है बच्चों, लोड मत लेना, 2 वीडियो डालूंगा पूरे वेक्टर के, 2 या 3, अभी नहीं बोल रहा हूं कितने बन जाए, 2 या 3 में हो जाएगा काम ना, एक एक आराम से एप्लीकेशंस भी देखते रहेंगे। आओ तो देखिए, मुझे निकालना है अल्फा, अपन ने हाइपोटेनियस निकाल लिया, और हाइपोटेनियस क्या है, ए प्लस बी, 2 वेक्टर ए प्लस बी जिनके बीच में एंगल कितना है, थीटा, उनका सम कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। डन, ये हम निकाल चुके हैं अभी के अभी। मजा आ जाएगा फिजिक्स में, आपको 11 12 बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएगी, बस आपको आना क्या चाहिए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर, ये 4 चीजें आपको आ गई।
आपको छोटी सी बात बताता हूँ बच्चा, मान लीजिए एक मैकेनिक है, मान लीजिए एक मैकेनिक है, उसको पूरी थ्योरी पता है किसकी, कि गाड़ी सुधारी कैसे जाती है, लेकिन उसको जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं गाड़ी सुधारने के लिए वो यूज करना नहीं आता। सुना होगा पाना है, स्क्रू ड्राइवर है ना, कुछ मीटर्स हैं, है ना, उसको यूज ही करना नहीं आते। तो जब वो उसको इंस्ट्रूमेंट यूज करने नहीं आते तो गाड़ी कैसे ठीक करेगा? उसको गाड़ी की नॉलेज तो है, समझ आए कि कैसे ठीक होती है, लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको यूज करके उसको ठीक करना है वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं आते। और अगर इंस्ट्रूमेंट आ गए तो कॉम्बिनेशन बन गया, इंस्ट्रूमेंट भाई आता है यूज करना, गाड़ी की थ्योरी भी पता है कि कैसे सही ठीक करना है, लो फटाफट, समझ गए? ये यही है, ये क्या है बच्चों? ये इंस्ट्रूमेंट है। और फिर इसके क्या कंसेप्ट क्या है? वो अपनी गाड़ी है, वो हमें आ जाती है, वेलोसिटी ये होता है, स्पीड ये होता है, मोमेंटम ये होता है, जो भी थ्योरी आएगी हमें 11th क्लास में या 12th में। तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, गाड़ी ठीक कर देंगे, समझ आया? फिजिक्स ठीक कर देंगे, ठीक क्या कर देंगे मतलब पढ़ लेंगे, सॉल्व कर देंगे, डन। सो दिस इज अ एडिशन ऑफ टू वेक्टर एंड इट इज नोन एज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आइए अभी अल्फा और बताना है, क्या बताना है? अल्फा। आइए बता देते हैं। तो यहां से लिखिए tan अल्फा, और हमें पता है tan थीटा क्या होता है बच्चों? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जरा इस ट्राइंगल को देखिए, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये क्या हो गई? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गई? बेस। तो ध्यान से देखिए, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। नोट करिए, ये यहां से हम निकाल देंगे अल्फा। मान लीजिए बी की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? बोले, हमें मिल जाएगी एक पूरी वैल्यू। मान लो ये सॉल्व करके 1 आ जाए, क्या मर बुराई? मान लो सॉल्व करके क्या आ जाए? 1। तो इसका मतलब जो tan अल्फा है वो कितना हो गया? 1। तो tan अल्फा है वो कितना हो गया? 1। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो माने अल्फा कितना है? 45। मान लीजिए इसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाए 1/√3। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। तो अल्फा कितना है? 30। समझ गए? यस और नो? और इसको ऐसे भी लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये tan उस तरफ चला गया तो tan इनवर्स, बेसिकली जो वैल्यू अपन लिख रहे थे वो tan इनवर्स की बोल रहे थे, b साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बस tan को उस तरफ लेके इनवर्स लिख दिया। जो ये 1 मैंने बोला 1, वो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है? 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और tan इनवर्स 1 की 45 डिग्री, समझ में? ऐसे बोला जाता है, पढ़ा होगा आपने। डन। तो नोट कर लो, ये दोनों चीजें बराबर है। तो लो, हमने बता भी दिया कितना है, मतलब दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है और उसका एंगल कितना है जहां पर वो चल रही है। मैं बोलता कि x में वेलोसिटी कितनी है? a, y में वेलोसिटी कितनी है? b। तो बताओ पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है? ये रही √a² प्लस b², और दोनों के बीच में एंगल है, मैंने बोला 30 डिग्री। x और y में एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ क्या रखते? 30। क्लियरिटी है? अभी आपको मैं 180 और 0 का जरूर बताना है, जो आप बचपन से डायरेक्टली कर रहे हो, क्लास 9 से। आइए, डन, नोट कर लो। आइए, तो जब मैंने ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक स्टार्ट किया था पढ़ाना, मैंने आपको एक चीज बोली थी। मैंने आपको ये बोला था कि अगर दो वेक्टर हैं, कैसे हैं? दो वेक्टर, ये लग रहा है इधर F1 और ये लग रहा है इधर F2, ठीक? तो इस पे F नेट कितना होगा? अपन लिख देंगे F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। क्यों? इन दोनों के वेक्टर के बीच में ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। ठीक है? अगर ये F1 और F2 क्या हो जाए? बराबर, तो ये कितना आ जाएगा? 0। और मान लो F1 ज्यादा है, ये 10 है और ये 10 है, अब कितने हो जाएंगे? 0। और मान लीजिए ये कितना है? 10 और ये कितना है? 8। इस तरफ कितना आ जाएगा? 2। समझ में? डायरेक्ट माइनस ही कर रहे थे ना। आइए मैं आपसे कहता हूं, इसमें अब दोनों के बीच में एंगल कितना था? 180। कितना था बच्चों? 180। कितना था एंगल? 180। जब दो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है? 180। आओ जरा इस फॉर्मूले में रखते हैं। और जब दोनों के बीच में एंगल 180 होता है तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं? माइनस ए माइनस बी। आना भी चाहिए इसमें रख के। आओ देखें,
आओ देखें जल्दी देखो सर, जल्दी बताओ। देखो तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। अब बस आपको एंगल की वैल्यू रखनी, फॉर्मूला याद होना चाहिए, जितनी कहानी पड़ी इसके लिए अभी तक। cos थीटा बच्चों, cos 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू होती है कितनी, -1। देखा, बताई थी मैंने टिग्नोमेट्री वाले वीडियो में। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 रख दो। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब इसको रखोगे -1 तो ये बन जाएगा -2ab, -2ab। ओहो, क्या दिख रहा है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है सर। आइए, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ब्रैकेट कट जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस बी। यही तो कर रहे थे जब दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना था, थीटा, तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे, a माइनस बी, है ना। समझ में आया। किसी में से किसी को भी माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं, हम तो सीधा करेंगे ज्यादा में से कम वाला माइनस, और ज्यादा वाली तरफ जाएगा। 10 ज्यादा था, 8 कम था, तो 10 माइनस 8 कितना आया, 2। किस तरफ, इस तरफ। नहीं आया। हाँ सर ये तो वही है। अच्छा, अगर ये वही है आओ और देखें, तो फिर ये cos थीटा पे भी सेटिस्फाई होना चाहिए 0 पे। जब 0 होता था दोनों के बीच में एंगल कितना था, 0। यहां भी खींच रहा है, यहां भी खींच रहा है। मैं कह रहा हूं मैंने इसको धक्का दिया, वेलोसिटी दी 5 इस तरफ, और इसी तरफ 10 और दे दी, तो कितनी हो जाएगी उसकी, 5 प्लस 10 15। नहीं आया। आ गया सर। तो मैं कहता हूं थीटा कितना हो जाए, 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। जरा रखिए इसमें, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 0। जब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो एंगल कितना, 0। तो cos 0 1, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ब्रैकेट कट जाएगा तो क्या आ गया, a प्लस बी। ये तो वही आ गया सर, जब दोनों सेम डायरेक्शन में थे, जोड़ रहे थे, 10 प्लस 10 20, अपोजिट थी तो 10 माइनस 10 0। फील हुआ सर, ये तो वैसे भी कर लेते, इतना जरूरत क्या थी। जब एंगल 30 डिग्री आ जाए तो क्या करोगे, जब एंगल 45 डिग्री आ जाए तो क्या करोगे, 90 आ जाए तो क्या करोगे, यही करना है। जब दो वेक्टर दिए हों ए और बी, और उनके बीच का एंगल दिया हो, तो हम इसको ऐसे जोड़ते हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर एडिशन। डन। आओ एक दो क्वेश्चन दिखाऊं। देखो, उन्होंने बोला कि एक बॉडी है, उसके पास 10 न्यूटन एक्स में लग रहा है और 10 न्यूटन वाई में लग रहा है। 10 न्यूटन एक्स में लग रहा है, 10 न्यूटन वाई में लग रहा है। तो उसमें बताइए कि नेट फोर्स कहां लग रहा है और वह कहां चलेगी। तो ध्यान से सुनिए, पहले तो इसको रिप्रेजेंट करके भी दिखाता हूं मैं आपको, यही के यही इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो फोर्स बॉडी पे एफ लग रहा है ना, वो देखो कैसे लग रहा है, tan आई कैप प्लस tan जे कैप। फील हुआ, tan आई कैप का ये यूनिट वेक्टर्स हैं, आई और जे। सर ये क्या होता है यूनिट वेक्टर, आएगा, टेंशन मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर बताओ। आई क्या बता रहा है, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। आई क्या बता रहा है, डायरेक्शन। समझ आया फील, यहां से समझाऊंगा मैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो आपको मजा आएगा। पहले बता देते तो पल्ले ही नहीं पड़ता। आई क्या है, यूनिट वेक्टर। जे क्या है, यूनिट वेक्टर। बता क्या रहा अकेला, सर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट का मतलब 1। बता क्या रहा है आई जे के, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, और वो हमें अकेला क्या बताते हैं, डायरेक्शन। तो आई कौन है, यूनिट वेक्टर। ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन। कौन सा, एक्स। जेड क्या है, जे क्या है, सर यूनिट वेक्टर। हम क्या बता रहा है कि 10 न्यूटन लग रहा है कहां, वाई की तरफ। क्लियर है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज जस्ट नथिंग, it is a vector which only gives you the direction and its magnitude is 1। आई का मैग्नीट्यूड 1 ही तो है, तभी तो 1 इंटू 10 10 10 आई, 1 इंटू 10 10 जे। समझ गए, हाँ सर। आइए, तो आई और जे के बीच में एंगल भी कितना होता है, 90। आई ये रहा, जे ये रहा, इनके बीच में एंगल भी कितना होता है, 90। मैंने वैसे ही बोल दिया आपको, 10 कहां लग रहा है, एक्स में, 10 कहां लग रहा है, वाई में। और आई और जे के बीच में भी एंगल कितना होता है, 90। वही तो हुआ, है ना। तो बताइए नेट फोर्स लो,
अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर प्लस 2 tan cos 90। इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना? हाँ सर पता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरी टर्म क्या हो गई? 0। पूरी टर्म क्या हो गई? 0। ये देखो, तो नेट फोर्स कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, तो ये आ गया tan रूट 2। कितना आ गया? tan रूट 2। ये रहा आपका आंसर। नेट फोर्स कितना लग रहा होगा बॉडी पे? tan रूट 2। डन। ये मिटा दें अब तो डायग्राम, आओ इसको थोड़ा डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दें। तो ये कितने का? 10 का। ये भी कितने का? 10 का। तो बॉडी कहां जा रही होगी? यहां। बॉडी कहां जा रही होगी? यहां। कितने से? tan रूट 2 से। tan रूट 2 से। और इनके बीच का एंगल कितना था? 90। कितना था? 90। समझ आया? आओ जरा इसका डायरेक्शन निकालते हैं। तो याद करो, एक फॉर्मूला निकाला था tan अल्फा, यही है ना अल्फा? कितना है अल्फा? क्या आया था? a sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, यही तो आया था। यहाँ थीटा कितना है? 90। ये डायरेक्ट भी दिखाऊंगा भी आपको, लोड मत लो। क्या दिखाऊंगा? डायरेक्ट भी दिखाऊंगा। थीटा कितना है? 90। तो ये लो, a की वैल्यू 10, ये अपना a था, ये अपना b था, दोनों की वैल्यू 10। तो 10 इंटू साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 कितना होता है? 1। और cos 90 0। तो ये हो गया 10 प्लस 0, 10 अपॉन 10। कितना आ गया? 1। कितना आ गया? वैल्यू रख लो, आ जाएगा कितना? 1। तो tan अल्फा 1 की वैल्यू कौन सी होती? 45। तो हमारा जो अल्फा है वो कितना हो गया? ये tan अल्फा ही तो आया। tan अल्फा कितना आया? 1। तो अल्फा कितना हो गया? 45 डिग्री। मतलब ये भाई साहब कितने से चलेंगे? 45 डिग्री से चलेंगे। यस और नो? डन है। इतना करने की जरूरत नहीं थी, जब दोनों क्या हो? सेम। दोनों क्या हो? सेम। तो इसको जब आप कंप्लीट करोगे तो एक स्क्वायर सा बनेगा, है ना? ये पैरेललोग्राम बन गया। जो पैरेललोग्राम क्या है? स्क्वायर है। ठीक। तो 10 और 10, तो डायगोनल कितना आएगा? tan रूट 2। 10 और 10, तो डायगोनल कितना आएगा? tan रूट 2। भाई अल्फा कितना होगा? tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना है? 10। और बेस कितनी है? 10। तो 10 अपॉन 10, तो अल्फा कितना हो गया? 45। ये डायरेक्ट था, फॉर्मूले में रख लो तो भी आ जाए। लेकिन बेटा जब थीटा 90 हो टेंशन नहीं है, थीटा 180 हो टेंशन नहीं है, थीटा कितना हो? 0 टेंशन नहीं है। लेकिन और दूसरे जब एंगल आ जाते हैं 60 डिग्री, 37 डिग्री एक बहुत कॉमन है, 53 डिग्री, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, उस केसेस में इनका काम आता है। डन। समझ आ गया आपको? नोट करें। हाँ सर, ट्रायंगल लॉ तो समझ आ गया बढ़िया अच्छे तरीके से। तो आइए अब पढ़ते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। बेटा सेम ही है, सेम ही फॉर्मूला आना है, सब कुछ सेम है ना? सब कुछ सेम है, सेम ही फॉर्मूला आना, तो बस बता देता हूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देख लो, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है? आओ देखें फटाफट। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये था वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी, है ना? इनके बीच में एंगल कितना? थीटा। मैं कह रहा हूं इसको शिफ्ट मत करो, इसको शिफ्ट मत करो, इसको कंप्लीट एक पैरेललोग्राम बना लो। क्या बना लो? कंप्लीट एक पैरेललोग्राम। तो आप जब इसको पैरेललोग्राम बनाओगे तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। और क्या होती हैं? पैरेलल। तो अगर ये थीटा है, जब पैरेलल बनानी है तो ये भी थीटा ही पे आनी चाहिए, ये भी कितना होना चाहिए? थीटा। डन। और तो ये बना दिए अपन ने, ये भी इसको ज्वाइन कर दो, ये भी कितनी होगी? ए, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है? सेम। तो ये भी ए, तो ये भी ए। मैंने कहा शिफ्ट मत करो, बस उसका कंप्लीट पैरेललोग्राम कर लो। और ये जो एंड बना ना पी,
इनके डायगोनल्स जोड़ दो। क्या जोड़ दो? डायगोनल्स। तो ये लो, ये लीजिए, और जो इसका ही डायगोनल होगा यही होगा a प्लस बी। तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप b को पैरेलल बनाओ, यहाँ पे ये भी कितनी है? b तो है। डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बना दियो सर, कोई बात नहीं, समझ गए होगे आप, है ना। डन। तो ये भी b, ये भी b। तो ध्यान से देखो, इसकी लेंथ निकालनी है, वही करो कंस्ट्रक्शन। इसको बढ़ाओ, इसको यहां लाओ, तो क्या ये वही का वही बन गया? सॉल्व करोगे वही कंस्ट्रक्शन करके, तो ये कितनी आएगी? b cos थीटा। ये कितनी आएगी? b sin थीटा। फिर ये क्या बन गई? हाइपोटेनियस। वही फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेटा ट्रायंगल लॉ में हमने b को शिफ्ट किया था a पे, और वहां से हमने कंस्ट्रक्शन किया था। यहाँ शिफ्ट ना करके हमने पूरा क्या बना लिया? एक पैरेललोग्राम। क्या ही फर्क पड़ रहा? आंसर तो वही निकल के आना है, अलग अलग थोड़ी ना हो जाएंगे। जो सम होगा दोनों का नेट, वो तो एक से ही आएगा ना। लॉ अलग अलग लगाने से क्या? लॉ जरूर अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, आंसर तो एक ही होगा ना। है ना, समझ में आया? तो ये निकल के क्या आएगा? a प्लस बी। वही, अब इसका स्क्वायर कर लो प्लस इसका स्क्वायर कर लो, जोड़ोगे तो वही आएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जो ट्रायंगल लॉ था उसी का फॉर्मूला इसमें आएगा। बस इसमें हमने क्या कर दिया? उसको एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बना के क्या करा? कंस्ट्रक्शन करके निकाला। वहां हमने पैरेललोग्राम नहीं बनाया था, बात तो बराबर थी। इसको हमने यहाँ शिफ्ट करके यहाँ जोड़ लिया, तो क्या दिख रहा था? ट्रायंगल। और जब इसको कंप्लीट किया तो ये किसका डायगोनल हो गया? पैरेललोग्राम का, है ना। जो हमारा रिजल्टेंट आया वो किसका डायगोनल हो गया? पैरेललोग्राम का। वहां किसकी वो लेंथ थी? वहां हाइपोटेनियस, बेसिकली वो एक लेंथ थी किसकी? ट्रायंगल की। जब पुराने वाले से किया था तो ये जो हमारी लेंथ थी a प्लस बी, ये किसकी लेंथ थी? एक साइड थी किसकी? ट्रायंगल की। तो क्या बोल दिया? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ ये क्या बन गया जब हमने इसको कंप्लीट पैरेललोग्राम किया? और ये जो डायगोनल बना, ये किसका डायगोनल बना? पैरेललोग्राम का। एनालिटिकल से निकालोगे तो यही आना है, और एनालिटिकल ट्रायंगल का भी निकाला था तो भी यही था। करके देख लो, क्लियरिटी है। पानी पी लूं मैं? डन, क्लियर। आगे बढ़े। तो दो वेक्टर को अगर जोड़ना है, कितने को? दो को। कितने को? दो को। तो उनको कैसे जोड़ते हैं? फॉर्मूला आपके पास है, या तो ज्योमेट्रिकल या तो एनालिटिकल। फिजिक्स में जब हम यूज करते हैं ना, समय नहीं है कि हम ज्योमेट्रिकल करते बैठे, हम क्या कर लेते हैं? एनालिटिकल मेथड का यूज कर लेते हैं और कहानी खत्म। ठीक, डन। अब यही समझो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन इसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे, इसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर। बच्चा वेक्टर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, वेक्टर हमेशा ऐड होते हैं। वेक्टर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, वेक्टर हमेशा ऐड होते हैं। आओ समझते हैं। मैंने कहा एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। प्लस नहीं करना है, बोलो वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और हमें निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। दो वेक्टर है हमारे पास ए और बी, तो ए प्लस बी तो अभी हमने देख लिया निकालना, वो तो एडिशन हो गया। अब हमें क्या देखना है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। मैं आपसे बोल ही रहा हूं कि हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सर पढ़ा क्यों रहे हो? फील करना, ऐसा नहीं है सब्ट्रैक्ट होते हैं, बट हम उनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, मैं ऐसा लिख दूं 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 प्लस माइनस 3। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं? दो में माइनस 3 को जोड़ रहा हूं। समझ में आया? सिमिलरली इफ आई हैव टू डू a माइनस बी, तो मैं क्या करूंगा? जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा a प्लस माइनस बी। तो बेसिकली हमने उनको जोड़ा ही है। हमने क्या करा है? हमने a में माइनस बी को जोड़ा है। हमने a में किसको जोड़ा है? माइनस बी को जोड़ा है। समझ में आया? यस और नो? मैं आपसे कह रहा था एक वेक्टर ये था a,
और दूसरा वेक्टर ये था बी, ए और बी। हमें करना क्या है, ए माइनस बी। करना क्या है, ए माइनस बी। तो मैंने कहा सर लिख लो, रिजल्टेंट लिख लो, ए माइनस बी। सेपरेट करना है तो ए में से बी को सेपरेट करना है, ए में से बी को सेपरेट करना है। याद रखना ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। वेक्टर में हर जगह ही होता है। 2 में से 3 घटाओ तो कितना आएगा, -1, और 3 में से 2 घटाओ तो +1, डिफरेंस है ना। तो याद रखना मैं ए माइनस बी कर रहा हूं, बी माइनस ए नहीं, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या होगा, ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए प्लस माइनस बी। और आपको ए प्लस बी करना तो आता है, तो ए प्लस माइनस बी भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनना कैसे, आओ वहीं चलते हैं। तो मैंने कहा ए बनाओ, ए बनाओ, और बी को क्या करना था, बिना डायरेक्शन चेंज करे ए में बी को जोड़ना है। मैं तो कहता हूं हवा में भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं यहीं जोड़ाओ, ऐसे शिफ्ट करोगे, ठीक, कहीं भी हो। ये वेक्टर ए है, ये किसी दूसरे पॉइंट पे लग रहा हो, यही बॉडी है, लो हमें तो पूरे पॉइंट के जोड़ना है, हमें कोई टेंशन नहीं आएगी, टेंशन मत लो। तो ये क्या है, ए, और ये क्या है, बी। ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, या फिर इधर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी। तो सुनिए, अभी आपने ए प्लस बी किया था, तो आपने क्या किया था, ए पे बी को शिफ्ट कर दिया था, ये रहा था बी, और इनके डायगोनल मतलब इनके एंड्स को जोड़ दिया था। इसकी लेंथ ने आपको क्या दे दिया था, ए प्लस बी। अब हमें पता है वेक्टर, तो भैया वेक्टर क्वांटिटी इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन। हमें करना क्या है, ए माइनस बी। हमें करना क्या है, ए माइनस बी। थोड़ा इसको मिटा लूं मैं, थोड़ा ऊपर से लिख रहा हूं, क्लियरिटी आएगी। वेक्टर्स भी मिटा दूं, हाँ सर लो, पढ़ी वही रहे, पता है हमें। तो सुनिए ध्यान से, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है। हमें निकालना क्या है, ए माइनस बी। तो बच्चा मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि वेक्टर कभी माइनस नहीं होते, तो क्या होंगे सर, ऐड होंगे। तो मैंने कहा आर इनका क्या आएगा, रिजल्टेंट। मैंने कहा रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। बात तो बराबर कर दी ना मैंने, बात क्या कर दी, बराबर। भाई ए में ए से माइनस करो बी को, या क्या कर दो, थोड़ा अच्छा से लेकिन ना कहोगे सर कैसे टेढ़ा, मेरा बेटा मेरी राइटिंग तो थोड़ी गड़बड़ है, इतना तो आपको चलाना पड़ेगा। चला लेंगे सर, आप कह रहे हो तो। कई कहेंगे नहीं सर वीडियो बंद कर देंगे, हम नहीं चलाएंगे। अरे ऐसा मत करना, पढ़ाई करो, ठीक। अब ठीक है, ए प्लस माइनस बी। तो बेटा माइनस बी क्या होगा, जो वेक्टर ए हो, मान लो जो वेक्टर बी है, अगर वेक्टर बी इस तरफ है तो माइनस बी कहां होगा, इस तरफ। इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, ये है प्लस बी, तो ये क्या हो गया, माइनस बी। यहीं से एक नया टाइप आ गया जो अब वहां में पढ़ाना था, टाइप ऑफ वेक्टर था, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर, उसी वेक्टर का वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। मैं कहता हूं ए इधर है प्लस का, तो माइनस ए कहां होगा, इधर। तभी तो इनको जोड़ के अभी हम प्लस माइनस 0 कर रहे थे। व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is equal and opposite in direction, ठीक। अब मैं लिखना, अगर बी वेक्टर का मैं माइनस बी लिखना, अब मैं ए में क्या जोड़ूंगा, मैं ए में बी नहीं जोड़ूंगा, मैं ए में माइनस बी जोड़ूंगा। ए में क्या जोड़ूंगा, माइनस बी। तो बच्चा माइनस बी कहां हो जाएगा, इस तरफ। फील हुआ, माइनस बी का मतलब है क्या, कि माइनस डायरेक्शन में लग रहा है। बी कहां लग रहा था, प्लस बी में, और ये माइनस बी जो लिख दिया वो कहां लग रहा है, अपोजिट ऑफ बी में। या आई जी नहीं है, जैसे कि आई था कहां पे, एक्स में, तो माइनस आई कहां था, माइनस एक्स में। फील हुआ, ऐसे बी कहां, ए में क्या जोड़ना है, माइनस बी। ई में बी नहीं जोड़ना, ए में क्या जोड़ना है, माइनस बी। तभी तो बात तो बराबर है ना, ए माइनस बी को कैसे लिख दिया, ए प्लस माइनस बी। तो बस खत्म कहानी, देख अपन ने बनाया ए, माइनस बी कहां होगा, बी को रख दो ए पे अपोजिट डायरेक्शन में, बी को रख दो ए पे अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, ये हो गया माइनस बी। नहीं आया, आ गया सर, मजा आ गया। ये क्या था, ए, और ए में क्या जोड़ना है, माइनस बी। तो डायग्राम कैसे बनेगा, ए माइनस बी का इधर, समझ में आया।
अब पैरेललोग्राम लॉ हमें आता है, तो अपन क्या करेंगे, इसका एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, टिडिंग 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 टिडिंग, समझ में आया। और यहां बना दो एक रिजल्टेंट। आओ थोड़ा कलर बदल लो सर, मजा आता है उसमें, आओ बदल देते हैं। सर ये खतरनाक सा लग रहा है। कुछ नहीं बेटा, जब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे ना अभी फिजिक्स में, मजा आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये आ गया आपका a प्लस माइनस बी, ये रहा, ये रिजल्टेंट वेक्टर a माइनस बी का, समझ आया। हम a में माइनस बी डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, हम a में a प्लस माइनस बी जोड़ सकते हैं, a माइनस बी नहीं कर सकते, a प्लस माइनस बी कर सकते। और वेक्टर क्या होते हैं, डायरेक्शन से डिपेंड करते हैं। तो अगर b इस तरफ है तो माइनस बी इस तरफ होगा, समझ आया। अगर a इस तरफ है तो माइनस ए इस तरफ होगा, अगर इस तरफ c है तो माइनस सी इस तरफ होगा। क्या सर काट दिए, समझ में आया। मैं कहता हूं b इस तरफ है तो माइनस बी इस तरफ होगा, समझ में आया। तो हमने क्या जोड़ दिया, a में माइनस बी जोड़ दिया, तो a इधर है तो माइनस बी कहां है, इधर है। यही था ना, इसको शिफ्ट करना है इसी पे, यहां लगा दो। अब शिफ्टिंग करके निकालते तो इसको इसी पे तो शिफ्ट करते, ट्रायंगल लॉ में क्या करते, इस बी को हम कहां शिफ्ट करते, ए के हेड पे, तो इधर से इधर चला जाता। हमने कहा पैरेललोग्राम लॉ लगा लो, पूरा क्या बना लो, एक पैरेललोग्राम, और इसका और जो इसका डायगोनल होगा वो हमें क्या देगा, ए प्लस माइनस बी। एंगल बोलो, ये रहा, समझ में आया। एनालिटिकल मेथड, सर अब ए और माइनस बी के बीच का एंगल बताओ, हमें थीटा निकालना है, किसके, थीटा बिटवीन ए एंड माइनस बी। ए और बी के बीच का एंगल मत रखना, ए और माइनस बी के बीच का एंगल। ए पता है, हाँ सर, ए सर बोल लो 10 है, बी कितना है सर 20 है, ए हो गया 10, बी हो गया 20, और थीटा कहां से आएगा, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, ए और बी के बीच का नहीं, ए और माइनस बी के बीच का। जब हम क्वेश्चंस करेंगे फील आ जाएगा आपको, ये एंगल चाहिए हमें, ये होगा हमारा थीटा, ए और माइनस बी के बीच का, और वो चलेगा कहां, अल्फा, ये ना, ये होगा हमारा अल्फा। फील हुआ, फॉर्मूले वही रहेंगे, बस वैल्यू रखनी है। कौन से, ये कौन सा मेथड हो गया, ये ज्योमेट्रिकल हो गया। ये कौन सा मेथड हो गया, ज्योमेट्रिकल हो गया। वो वाला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और कॉस थीटा कौन सा थीटा होगा, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी। क्लियर है, सोचो, यही तो कर रहे थे। मान के चलो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए, 180, कितना हो जाए 180, तो सीधा सीधा बी यही तो आ जाएगा। मैं कह रहा हूं ए और माइनस बीच के एंगल, माइनस बी के बीच का एंगल क्या, 180, तो यही तो है। कितना हो गया 180, तब ये 180 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी तो हो जाएगा, ए माइनस बी हो गया। ए इधर, बी इधर, ए इधर, बी इधर, तो आंसर कितना आएगा, ए माइनस बी। क्यों, इनके बीच में एंगल कितना हो गया 180, समझ में आया। तो एंगल किसके बीच का चाहिए, ए और माइनस बी के बीच का। और tan अल्फा तो वही है अपना, क्या आएगा बोलो, ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये लो, यहां थीटा की वैल्यू रखेंगे, कौन सी, ए और माइनस बी के बीच में। तो आई होप आपको ये क्लियरिटी होगी कि वेक्टर कभी माइनस नहीं होते, वो ऐड ही होते हैं। लेकिन हम ए में माइनस बी जोड़ सकते हैं। जरा ए में माइनस ए जोड़ना, जीरो ही तो हो रहा था, सोच, आओ इधर दिखाएं। मैं कह रहा हूं दो वेक्टर को जोड़ना है। अभी मैंने जैसे स्टार्टिंग में वीडियो में सिखाया था आपको, एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, कितना F1, एक इस तरफ लग रहा है कितना F2, तो नेट फोर्स कितना होगा। तो आप इसको कैसे जोड़ रहे थे, ऐसे ही तो जोड़ रहे थे, F1 प्लस माइनस F2, F1 प्लस माइनस F2। अगर F1 प्लस F2 कर देते, F1 प्लस F2 कर देते तो फोर्स तो जुड़ जाता ना इस तरफ। सर हम तो F1 माइनस F2 कर रहे थे, आप ये कर रहे थे, आप F1 में वेक्टर जोड़ रहे थे, लेकिन डायरेक्शन के साथ, F1 प्लस माइनस F2। तो F1 और माइनस F2 में एंगल कितना था वहां पे 180, तो अपन ने जब यहाँ 180 रखा था तो क्या आ गया था, F1 माइनस F2। क्लियरिटी है, डन, नोट करो। तो वेक्टर कभी
माइनस नहीं होते हैं, वेक्टर ऐड होते हैं। ए प्लस में माइनस भी जोड़ सकता हूं, वही मैं कह रहा हूं, उल्टा करके दिखाता हूं। रुको, मैं कह रहा हूं बी माइनस ए करना जरा, मैं कह रहा हूं बी माइनस ए करो। आओ ज्योमेट्रिकल दिखाता हूं, ज्योमेट्रिकली देखिए। ए क्या कह रहा हूं, फाइंड बी माइनस ए, बी माइनस ए दिए वैसे ही के वैसे ही, बदलूंगा नहीं। ये कौन हो गया, बी, और ये कौन हो गया, ए। तो जब a प्लस बी करते तो क्या करते, a पे हम b को क्या कर देते, शिफ्ट लाइन जोड़ते, बता देते। लेकिन हमें क्या निकालना है, b माइनस ए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे b प्लस माइनस ए, ऐसे जोड़ेगा। जो रिजल्टेंट आर आएगा ना अपना, वो कैसे आएगा, b प्लस माइनस ए, b प्लस माइनस ए। तो हमें क्या करना है, b में क्या जोड़ना है, माइनस ए। तो a इस तरफ है तो माइनस ए किस तरफ होगा, इस तरफ। तो ध्यान दीजिए, इनके डायरेक्शन नहीं बदल रहे, इनके डायरेक्शन नहीं बदल रहे। तो ये क्या है अपना b, हाँ सर, माइनस ए कहां होगा, इस तरफ। अगर a इस तरफ है तो माइनस ए जस्ट अपोजिट। तो यहां देख, ये हो गया माइनस ए। समझ में बना लो पैरेललोग्राम, क्या ही है। देखो क्या आ गया, ये हो गया b प्लस माइनस ए। समझ में, इसकी लेंथ मेजर कर लो। अब एंगल किसके बीच का होगा, थीटा। जब हम कैसे करेंगे, एनालिटिकल, तो एंगल थीटा किसके बीच में होगा, b एंड माइनस ए के बीच का एंगल लेना है। a और माइनस बी के बीच का एंगल और b और माइनस ए के बीच का एंगल अलग अलग हो सकता है, इसलिए ये आपको लॉ समझ में आया। हमने b में क्या जोड़ा, माइनस ए, तो b तो इस तरफ था, इसको मैंने a दे दिया पलटा के इस तरफ। समझ में आया, तो ये हो गया ये। समझ गए, यस और नो। एनालिटिकल में कुछ नहीं, एंगल पता हो, ठीक। कॉस को पता है, मैं कॉस 90 के ऊपर क्या होने लगता है, नेगेटिव। 0 से 90 क्या हो, घटता है, और 90 के बाद क्या होने लगता है, नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव होगा तो माइनस होने लगेगा, 2ab cos थीटा। डन है, क्लियरिटी है, डन। आगे बढ़े, चलो मैंने आपको पूरा एडिशन और सबट्रैक्शन सिखा दिया है। अगले वीडियो में इसके बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, है ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब फटाफट से आते हैं और टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लेते हैं। कौन से वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक, टाइप्स ऑफ वेक्टर। आओ इसको देखें फटाफट। क्या इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूं, नहीं, मैं यहीं डालूंगा, ध्यान से सुनिए, फटाफट खत्म करेंगे इसको, ठीक। टाइप्स ऑफ, मॉड्यूलस, पहले समझो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, ये क्या होता है सर। मैं कह रहा हूं कोई वेक्टर एफ है, कोई वेक्टर एफ है, ठीक। तो लिखा हुआ है जैसे कि 2i कैप, मतलब किसका मतलब क्या हुआ है, 2 न्यूटन है आई डायरेक्शन में, 2 न्यूटन है आई डायरेक्शन में। तो हम ऐसे लिखेंगे मॉडुलस ऑफ एफ, मॉडुलस ऑफ, मॉड लगा दिया, मॉडुलस ऑफ एफ विच इज इक्वल्स टू 2, विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2। इसका मतलब क्या हुआ, जो मॉडुलस ऑफ वेक्टर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होता है, चाहे रिजल्टेंट हो चाहे अलग अलग डायरेक्शन को, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। और मॉड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, मॉड। मतलब हमेशा वो पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, उसको नेगेटिव नहीं लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अगर इस तरफ प्लस है तो इस तरफ क्या होगा, माइनस। मान लो इस तरफ क्या है, +2, तो इस तरफ क्या है, -2। अगर मैं बोल रहा हूँ ये वेक्टर ए है तो -a क्या होगा, -a होगा -2, +a होगा +2। बट हम इनको सिर्फ क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड। समझ में आया, आओ और समझाऊं। 2i कैप प्लस 4j कैप, 2i के प्लस 4j कैप। तो बेटा अब मुझे इसका पूरा मॉड लिखना है। क्या लिखना है, f का पूरे का मॉड लिखना है। तो बेसिकली ये कहां है, 2 कहां है, x में,
और 4 कहाँ है, जे में, मतलब ऐसा कहीं होगा ये इस तरीके से। एफ कहाँ होगा, यहां होगा, ये तो क्या है 2 और ये कितना है 4। तो आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है 90, कितना होता है 90। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, जब 90 हो जाता है तो cos 90 कितना हो गया 0, तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये a है ये b है, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया अंडर रूट 20, अंडर रूट 20। तो इसका जो मॉड हुआ वो कितना हुआ अंडर रूट 20, क्योंकि मॉड अगर माइनस भी आ जाए तो उसको हम प्लस ही लिखते हैं, क्योंकि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्लस है, और जब साइन आ जाता है तो क्या हो जाता है डायरेक्शन। समझ आया, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। क्लियरिटी है, 3 आ जाते हैं प्लस 4 3 के कैप, तो ये क्या है ये x में y में और z में, तो तीनों कितने हो जाते हैं 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 9, डन। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 29। तो ये जो अंडर रूट 29 आया ये क्या है इसका मॉडुलस, मतलब इस पूरे एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पूरे एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये पूरा एफ कितने से चल रहा है या कितनी वेलोसिटी या पूरा एक्सीलरेशन कितना, ये तो अलग अलग डायरेक्शन का है, वो तो किसी एक से ही मूव कर रहा होगा ना, वो है ये। तो जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर या सिंगल वेक्टर, एक्स अकेला आई कैप अकेला है, मैंने पहले बताया था, अगर ये हो ही ना ये अकेला है 2 आई कैप, तो 2 क्या हो गया मैग्नीट्यूड किसका एफ का। तो किसी भी वेक्टर का जो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, चाहे सिंगल वेक्टर एक ही डायरेक्शन का हो चाहे उसका रिजल्टेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं मॉडुलस, क्या बोलते हैं मॉडुलस। नंबर 2 यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कौन सा पढ़ रहे हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर whose magnitude is 0, whose magnitude is 0 and gives only direction, and gives only direction, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 0 लेकिन सिर्फ क्या हो डायरेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था आई कैप, आई कैप क्या बताता है एक्स डायरेक्शन, जे कैप क्या बताता है वाई डायरेक्शन, के कैप क्या बताता है जेड डायरेक्शन, माइनस आई क्या बताता है माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस जे क्या बताता है माइनस वाई डायरेक्शन, और माइनस के क्या बताता है माइनस जेड डायरेक्शन। अगर मैं इनको किसी भी उसमें मल्टीप्लाई कर दूं, किस भी मैं लिख दूं 2 आई कैप, मतलब 2 है कहां पे एक्स में, मैं बोल दूं 3 माइनस 3 जे, माइनस 3 जे, उसको कैसे लिख सकता हूं 3 माइनस जे, माइनस जे का मतलब माइनस वाई, मतलब 3 है किस डायरेक्शन में माइनस वाई। मतलब कोई भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर जो सिर्फ क्या हो क्या बताए डायरेक्शन, सिर्फ क्या बताए डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। थोड़ी साफ सफाई कर लें, समझ आ गया। अब इसको मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे किया जाता है मैथमेटिकली। कोई भी वेक्टर को अगर हम उसके मॉड से डिवाइड कर दें, ऐसे लिख लो, अगर कोई भी वेक्टर ए है और उस वेक्टर को हम उसके मॉड से डिवाइड कर दें तो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एन कैप से डिनोट कर दे रहा हूं यहां पे, ये होता है उसकी वैल्यू। ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास कोई वेक्टर ए था 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, प्लस 6 के कैप, 3 ले लेता हूं अभी निकाला थे हमने, प्लस 3 के कैप। इस पूरे वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर बताओ। तो इस पूरे वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो आपको इस पूरे वेक्टर का क्या बताएगा डायरेक्शन, पूरे वेक्टर का क्या बताएगा डायरेक्शन। कैसे, पहले तो आप इसका क्या निकालो मॉड, तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा बताओ, अभी बताया था इसका मैग्नीट्यूड आई जे के, तीनों के बीच में एंगल कितने 90, तो उनको सीधे जुड़ जाते हैं 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब भी निकाला था कितना है तो 29,
कितना आया था 29। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा इस सबका? यूनिट वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है जो सिर्फ क्या बताएगी? डायरेक्शन। तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय √29, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड। ये क्या बता देगा? इस पूरे वेक्टर का डायरेक्शन। ये लो, इस पूरे वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 1। ये जो वेक्टर निकल के आएगा वो सिर्फ क्या बता रहा होगा? इस पूरे वेक्टर ए का डायरेक्शन। समझ आया? नोट करें, इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, नोट कर लें। अब देखो फटाफट कहानी, बस यही था एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेसिस पे। आगे बढ़े, वीडियो वैसे बहुत लेंदी हो गया है आई गेस, देख लूं चल भी रहा, बंद तो नहीं हो गया? हाँ कोई नहीं, 10 मिनट में खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्या लेंगे? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर, नेक्स्ट क्या है? इक्वल वेक्टर। डेफिनेशन ही, अब तो कुछ नहीं बचा। इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो उनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर सेम। टू वेक्टर्स whose magnitude and direction are same, उनको क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर है ए एंड बी, तो दो वेक्टर है ए एंड बी, अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो उनको क्या बोलेंगे? बी, इक्वल। मतलब ए का डायरेक्शन मान लो ईस्ट है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10, और कोई दूसरा भी है बी जिनका डायरेक्शन क्या है? सेम है और मैग्नीट्यूड भी कितना है? सेम है, तो इन दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। माना सीधा सीधा ए बराबर बी है। ठीक, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या हो? सेम, उनको बोल देंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है, बात नोट कर लें। समझ आ रहा है? ओके, समझ आ रहा तो बढ़िया कमेंट कर देना, और कुछ बदलाव चाहिए हो तो वो भी कमेंट कर देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ने से चौक गई नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट क्या है अपना? नेगेटिव वेक्टर। मैंने बोला मेरा वेक्टर ए है, तो ये लो, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और अगर हम उसका डायरेक्शन बदल दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर। जो मैंने अभी आपको एडिशन सिखाया था, याद है? हमने बोला था कि वेक्टर ए है और उसमें हमें माइनस बी जोड़ना है, तभी क्या आएगा? ए माइनस बी। हमें क्या करना था? ए माइनस बी, तो हमने क्या किया? ए प्लस माइनस बी। इसका मतलब हमने ए में क्या जोड़ दिया था? माइनस बी। तो बी क्या था? बी माइनस बी क्या था? बी का नेगेटिव माइनस बी। तो दो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ए इस तरफ है तो नेगेटिव ए कहां होगा? इस तरफ। सेम वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होता है, दूसरे का नेगेटिव मत बोल देना। वेक्टर ए का क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर whose magnitude is same but the direction will be reverse। तो ए का नेगेटिव कौन सा हुआ? माइनस ए। क्लियरिटी है, नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। ए और ए माइनस ए क्या है? एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर। डन है। So what are negative vectors? The negative vector of A is a vector of magnitude A but opposite in direction। क्लियरिटी, मैं बेटा यहाँ बार बार लिख नहीं सकता हूँ, ठीक, कुछ सिस्टम तो है नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा डेफिनेशंस में, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, पॉज करके लिख सकते हो। What is a negative vector of vector A? The negative vector of vector A is the vector of the same magnitude but of opposite direction। ठीक, आइए नेक्स्ट सुनिए, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल, बेटा इनको बस नाम है, टाइप्स। हम जब कर रहे होंगे तो हमें पता भी नहीं है कौन सा वाले जोड़ दिए, क्या कर दिए, है ना? बस थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर है कि पता होना चाहिए। को इनिशियल वेक्टर
बच्चा को इनिशियल वेक्टर, दो वेक्टर को इनिशियल तब होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। मैं कह रहा हूं यहां से इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है F1 इधर और F2 इधर, तो F1 F2 को हम को इनिशियल वेक्टर भी बोलेंगे क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, सेम। समझ में आया? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर whose initial points are same, ठीक, whose initial points are same। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। डन। नेक्स्ट लिख ले कोलिनियर वेक्टर। कौन से? कोलिनियर वेक्टर। पढ़ा होगा कोलिनियर्स पॉइंट, कोलिनियर वेक्टर्स। द वेक्टर ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, मतलब एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में। एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन। मैं कह रहा हूं मैं इस बॉडी पे एक फोर्स लगा रहा हूं एक्स में, जो कितना है 10 न्यूटन का। कितना है? 10 न्यूटन का। मैं इसी डायरेक्शन में एक इस बॉडी पे एक और फोर्स लगा रहा हूं F2, जो कितना है 3 न्यूटन का। जो कितना है 3 न्यूटन का। क्या बात समझ में? ये था F1 और F2। तो F1 और F2 का जो लाइन ऑफ एक्शन है, भले इनका मैग्नीट्यूड क्या है अलग अलग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट F1 एंड F2 आर कोलिनियर वेक्टर। कैसे वेक्टर है ये? कोलिनियर वेक्टर है। कैसे वेक्टर है? कोलिनियर वेक्टर। मतलब दो वेक्टर जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, सेम हो, मतलब सेम लाइन पे है, बट उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। मान लो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, तो ये क्या है, ये इक्वल वेक्टर भी हो गए। इनका डायरेक्शन भी सेम है क्योंकि, तो ये इक्वल वेक्टर भी हो गए प्लस कोलिनियर भी हो गए। कोलिनियर मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। डन है, नोट करें। नेक्स्ट सुनो, कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स। द वेक्टर विच एक्ट इन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लानर वेक्टर। मैं कह रहा हूं ये जो प्लेन है, ये कौन सा है, वाई एक्स प्लेन है। तीनों प्लेन भी हो सकता है, अभी दो का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये वाई एक्स प्लेन है, इसमें 4-5 वेक्टर हैं। ये इस तरफ लग रहा है, ये इस तरफ वेक्टर है, ये इस तरफ है, ये कोई ए है, ये कोई बी है, ये कोई सी है। ये ए बी सी तीनों क्या है, कोप्लानर वेक्टर है। मेन काम हमें फिजिक्स में जो आना है, आपको रियलिटी बताऊं मैं, तो हमें वेक्टर को जोड़ना आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए। माइनस कैसे हो रहा है, जोड़ के ही हो रहा है, जो मैंने आपको सिखाया है। दूसरा, हमें इनकी सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए क्या है, जो आपको पता चल चुके हैं। इनका डायरेक्शन नेट का निकालना आना चाहिए, जो हमें पता है। डन है, यस और नो बोले। और क्या आना चाहिए, इनके प्रोडक्ट आने चाहिए, जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इनको रिजोल्व करना आना चाहिए, जो हम रिजोल्व भी हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टाइप्स वाइप्स से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या लेना देना है हमारे, जो फिजिक्स में काम आएगा ये तो मैथ्स में पढ़ोगे आप 12th में। हाँ, फिजिक्स में बस आपको एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए बाय एडिशन, आपको प्रोडक्ट आना चाहिए, और इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस। डन हो गया कोप्लानर वेक्टर। और बोलो सर, मैं क्या बोलूं, आप ही बताओ। तो कोप्लानर के बाद आप लिख लो लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर ये क्या होता है सर? लोकलाइज मतलब वेक्टर वो होता है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स रहे। वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या रहे, फिक्स रहे। इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या रहे, फिक्स रहे। मतलब ये बोल रहा हूं वेक्टर, तो ये उसका क्या है, इनिशियल पॉइंट। क्या है ये, इनिशियल पॉइंट। कभी डेफिनेशन मैफिनेशन पूछ ले आपके टर्म, मतलब टर्म्स एग्जाम में, स्कूल्स में। लोकलाइज वेक्टर, लोकलाइज वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, मतलब पॉइंट ऑफ एक्शन क्या हो, सेम हो हमेशा। मान लो इस बॉडी पे यहीं लग रहा है फोर्स, मैं कहता हूं, तो पॉइंट हमेशा क्या है, सेम है। इस पर 10 न्यूटन का फोर्स यहीं पर लग रहा है, बदल नहीं रहा है, तो ये पॉइंट कैसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड। सिमिलरली यहां एक और पढ़ लो, नॉन लोकलाइज्ड, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर ये क्या है,
ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो वो नॉन लोकलाइज। whose whose initial point whose initial point is not fixed ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। और लोकलाइज को क्या बोलते हैं? जिसका इनिशियल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो? फिक्स हो। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो? फिक्स हो। डन है, नोट करो, एक बार वीडियो चेक कर लो। डन है, क्लियरिटी। एक और चीज सुन लो और बच्चा मैं इसको खत्म करता हूं आज के वीडियो को। वैसी वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है। कई बच्चे कह रहे होंगे सर इतनी देर बैठ के हम कैसे पढ़े? कोई बड़ी बात नहीं, बच्चे 4-4 5-5 घंटे जेई नीट की क्लासेस में बैठते हैं बच्चों, यही तो समय मेहनत करने का। पोजीशन वेक्टर ये हमने लास्ट में उठाया है, मैं इसको फिर से हमारे एक और वीडियो में उठाऊंगा, टेंशन मत लो। पोजीशन वेक्टर मैं ये कह रहा हूं ये हमारे प्लेन है, ये y, ये x और z भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ओरिजिन। क्या हो गया? ओरिजिन। मैं कह रहा हूं यहां कोई पार्टिकल है तो इसको मैं क्या बताऊंगा? x, y, z। z भी होगी, कोई पार्टिकल स्पेस में यहाँ फ्री में, तो मतलब फ्री स्पेस में, तो उसके एक्स वाई जेड होते हैं। तो यहाँ क्या बता रहा हूं? एक्स वाई जेड। तो ये मैं क्या कह रहा हूं? R1। तो ये R1 इस पार्टिकल का क्या है? पोजीशन वेक्टर। जैसे मैं लिखना चाहूं R की वैल्यू, सपोज मैं लिख रहा हूं 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। इसका मतलब क्या है कि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो क्या है? 2x में, 4y में और 3k में। इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम उसकी क्या बता रहे हैं? पोजीशन। मतलब x, y, z। मैं कह रहा हूं अकेले दोनों हो सकते हैं x और y, शायद तीनों भी हो सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। पोजीशन वेक्टर represent the position of the object with respect to origin, some origin लिखो, any reference या origin। मैं कह रहा हूं कि मैं origin बदल दूं, मैं कह रहा हूं origin बदल दूं, तो इसके जो पोजीशन वेक्टर होंगे वो बदल जाएंगे, लेकिन पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन नहीं बदलेगी। What is position vector? Position vector is basically a vector which represent the position of any object with respect to some origin। आप बोलो सर ओरिजिन बदल दे, मैं कह रहा हूं ओरिजिन बदल दो, ये कर लो, पार्टिकल तो वही है। अब पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ये तो x, y, z बदल जाएंगे लेकिन पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन नहीं बदलेगी। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या हो गए? ये वाले, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाले। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज जस्ट नथिंग, इट इज अ पोजीशन, इट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई जेड प्लेन, है ना? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। तो मैंने कहा इनिशियली किसी टाइम टी पे पोजीशन वेक्टर ये था R1, ये बॉडी चल रही थी तो पार्टिकल यहां आ गया, तो पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? R2। पहले मैं कह रहा हूं पार्टिकल कहां पे था? A पे, फिर पार्टिकल कहां आ गया? B पे। मैं कह रहा हूं सिर्फ x और y में है, ओनली x एंड y। तो पहले पोजीशन की लोकेशन क्या थी? x1, y1। ये पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ तो कहां चला गया? यहां, A से B गया है, तो नया पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? R2। पहले पोजीशन वेक्टर क्या था? x1। तो मैं अगर R1 मैं लिखवाना चाहूं तो कैसे लिखवाना चाहूं? x i कैप प्लस y j कैप। x की वैल्यू होगी कोई ना कोई, y की वैल्यू होगी कोई ना कोई, तो x1 y1, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये था R1। R2 क्या होगा? देखो R2 होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप।
तो ये था पहला पोजीशन वेक्टर जो इसी ओरिजिन नहीं बदला, इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक ही पोजीशन बता रहा था, इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये अब नई लोकेशन बता रहा है जब वो डिस्प्लेस हो गया। और ये जो वेक्टर आया नया आर, इसको मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोला? ए से बी पे गया तो इसको क्या बोला गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोला गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहला पार्टिकल कहां था? ए पे, तो उसकी पोजीशन बता दी r1। r1 क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। r2 क्या हो गया? नया पोजीशन वेक्टर जब वो डिस्प्लेस हुआ ए से बी, तो जो r होगा वो क्या होगा बच्चा? वो होगा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2, है ना? सॉरी, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो उसको निकालेंगे कैसे नया वेक्टर? जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो होगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। Clarity, what is position vector? Position vector basically represent the position of any object. अगर वो पोजीशन बदलती है तो वो दूसरी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर देगा दूसरे R2 से, दूसरे R2 वेक्टर से। ये नई पोजीशन आ गई, लोकेशन कह सकते हो, नई लोकेशन आ गई। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ? ये R, जो कि क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। इसके कोऑर्डिनेट्स में से इसके कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। समझ में आया ये वाला? तो ये भी कुछ वेक्टर्स के टाइप थे जो मैंने आपको बताया। क्लियरिटी, पोजीशन, ये अलग आता है, उससे अलग आता है। वो जो हमने टाइप्स बताए थे वो अलग वेक्टर के टाइप में, उसी में एक नया टाइप, मतलब पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन बदल दोगे तो, है ना, ओरिजिन बदल दोगे तो क्या बदलेगा? इनकी पोजीशंस, क्या कोऑर्डिनेट्स दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में बदल जाएंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलेगा, याद रखना, है ना। So this is all about the introduction, types of vector and addition vector and subtraction of vector। डन है। आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि वेक्टर क्या है और इनका क्यों यूज होता है। क्योंकि जब दो वेक्टर आ जाते हैं और उनके डायरेक्शन अलग अलग आ जाते हैं तो उनको नेट निकालना पड़ता है जोड़ने के लिए। तो ये पूरा फंडामेंटल है उनको जोड़ने के लिए, क्योंकि वेक्टर को जोड़ने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ता है। ये स्केलर की तरह नहीं जोड़ते। सिमिलरली ये स्केलर की तरह इनका प्रोडक्ट भी नहीं होता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ जो लेके आएंगे आपको, वो लेके आएंगे हम प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे इसके नॉर्मली। फिर इसको हम फिजिक्स में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है, फोर्स से, वेलोसिटी से, बहुत चीजों से, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर्स फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोडेड सून, है ना, 1-2 दिन में। टिल देन हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा, स्टडी वेल, take care of yourself as well as your parents. Good day, bye bye.